कैसे हो दोस्तों। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एपीजीपी जो तुमने क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी, और अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो भाई हम तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे तुमने पिछले 4 लेक्चर देखे होंगे, उसमें समझ में आया होगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स का, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो भी तुम पूरा समझ सकते हो। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और आज का नया लेक्चर जो होगा वो एपीजीपी के ऊपर बेस्ड होगा। जो सीरीज़ वगैरह बनती हैं, प्रोग्रेशंस वगैरह बनती हैं, उनका हमें सम निकालना, nth नंबर की टर्म्स निकालना, इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी सीक्वेंसेस कभी ना कभी फिजिक्स में किसी ना किसी क्वेश्चंस में जब इनफाइनाइट सीरीज वगैरह बन जाती हैं तो समस्या आती है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम पहले उसको सीख लेंगे। सबसे पहले अगर यूट्यूब पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लासेस की सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। @फिजिक्स माफिया टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, @द फिजिक्स माफिया करके है ना। और इस क्लास के बाद में, जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद में इस क्लास को रिवाइज करना। और उसके बाद में 10:30 PM पे, तुम्हें पता ही है भाई, अपना जो डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट किलर्स, उस पर 10:30 पे तुम्हें पता ही है अपना डाउट सेशन हुआ करता है। तो जैसे ये क्लास एंड होगी उसके बाद में रिवाइज कर लेना, चीज़ें समझ लेना। इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो तुम 10:30 पे आकर के और वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। लाइव ऑडियो डिस्कशन होता है, तुम मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हो। उसके अलावा भी तुम्हारे जो भी मर्जी डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो उस लाइव ऑडियो सेशन के अंदर। तो कनेक्टिविटी के लिए वो सबसे अच्छा मीडियम है। उस डाउट ग्रुप की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, या फिर तुम इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके। और या फिर तुम सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर के, माफियाज डाउट किलर्स। ओपन ग्रुप है अभी तो, जब तक कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आ जाते तो तब तक ओपन है, तब तक जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। और अदरवाइज लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके तुम ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसके बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये मीनिंग क्या है इस चीज़ का। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस चीज़ को बोलते हैं, प्रोग्रेशन क्या है। तो प्रोग्रेशन किसी भी किन्हीं भी नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स का कलेक्शन होता है ना। किसी भी तरीके से कोई नंबर ऑफ, एक सेट ऑफ नंबर लिखा हुआ है तो सेट ऑफ नंबर का एक सीक्वेंस होगा, और उस सीक्वेंस को हम सीक्वेंस बोले हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। जैसा कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसको समझने के लिए। मैं n नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दूँ लिखना, 1 2 3 4 5 6, ये एक सीक्वेंस है। क्लियर है, इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। दूसरा, या मैं लिखूँ 1, गैप दे देके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 32, ये भी एक सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन बोला जा सकता है। क्लियर है क्या। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ 1 है, 1 के बाद में मैं 1 को 1 से बढ़ा करके 2 किया। अब मैं अगले नंबर को 1 से ना बढ़ा करके 2 से बढ़ा देता हूँ, तो 2 में 2 ऐड करके बन जाएगा 4। फिर अब अगले नंबर को मैं 2 से ना बढ़ा करके 3 से बढ़ा देता हूँ, तो 4 3 7। अब अगले नंबर को मैं 3 से ना बढ़ा करके 4 से बढ़ाता हूँ तो ये 11। फिर अगले नंबर को मैं 5 से बढ़ाता हूँ तो 16। अगले नंबर को मैं 6 से बढ़ाता हूँ तो 22। ये एक सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन चलता हो दिखेगा हमें। तो ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, हम आगे तक कितना भी लिख सकते हैं, 2 सेट ऑफ नंबर, 3 4 5 6 10, कितने भी लिख सकते हैं। तो वो एक सीक्वेंस बनेगा या फिर बोले प्रोग्रेशन बनेगा। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि मैं लिखूँ 1/2 लिख दिया मैंने, 1/4 लिख दिया मैंने, 1/8 लिख दिया मैंने, 1/16 लिख दिया, 1/32 लिख दिया। क्या करता जा रहा हूँ मैं, 2 से डिवाइड करते जा रहा हूँ, या फिर बोलूँ कि मैं हर एक नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखते जा रहा हूँ। ये एक प्रोग्रेशन है। और ऐसी बहुत सारी सीरीज बन सकती हैं, ऐसी बहुत सारी सीक्वेंसेस या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोग्रेशंस लिखे जा सकते हैं। इन सब को
ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कलेक्शन, या फिर बोले ग्रुप ऑफ नंबर्स है, या फिर सेट ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे गए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, उल्टा भी लिखा जा सकता है, जैसे 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के भी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको भी डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम इनको भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोग्रेशन के बारे में, लिख लेते हैं प्रोग्रेशन क्या है पहले, फिर सीक्वेंस समझ लेंगे। प्रोग्रेशन क्या है कि जो अभी अपन ने ये सारी चीज़ें लिखी है ना, ये सारे के सारे प्रोग्रेशंस हैं। कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि भाई मैंने कैसे बोल दिया कि ये प्रोग्रेशन है। तो कोई भी सीक्वेंस या फिर कोई भी जो सेट ऑफ नंबर है, एनी सीक्वेंस बोल सकता हूँ, एनी सीक्वेंस या फिर ग्रुप ऑफ नंबर which has specified formula for the nth term of sequence। जो तुमने सीक्वेंस लिखा है, ग्रुप ऑफ जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ना, इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। इस सीक्वेंस में अगर nth टर्म को अगर मैं किसी स्पेसिफाइड फॉर्मूला में डिनोट कर पा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि मैं कोई भी एक फॉर्मूला बना दिया, उसमें n की वैल्यू रखो और वो तुम्हें n नंबर की टर्म दे देगा। जैसे जो ये मैंने सीक्वेंस लिखी सबसे पहली वाली, इसमें मैंने पहली टर्म को 1 लिखा, दूसरी को 2 लिखा, तीसरी को 3 लिखा, 4 5 6, यानी कि मैं बढ़ता जा रहा हूँ हर बार। तो nth टर्म लिखूंगा तो एक तरीके से इसको n लिख दूंगा। an का मतलब कि nth टर्म, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ लो, इसको an बोल दिया। इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये जो सीक्वेंस है इसमें अगला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो nth नंबर का जो टर्म बनेगा, an मतलब कि nth नंबर का टर्म, तो वो क्या कर रहा है, पहला जो था वो 1 था, अगले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 × n−1। ये किस तरीके से लिखा मैंने, 2 × n−1, 2 की पावर n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहला टर्म 1 है, पहला टर्म 1 होने के लिए 2 की पावर क्या बननी चाहिए, 0। 2 की पावर 0 1 बनेगा, फिर अगला टर्म 2 की पावर 1 है, देखो। तो n की वैल्यू 2 रखने पर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 रखने पर 2 की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये 2 रखने पर 2 - 1 करने पर ही ये क्या बनेगा, 2 की पावर 1। तो ये 2 की पावर n-1, इस तरीके का nth नंबर का टर्म इसका लिखा जा सकता है। मैं n = 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का टर्म 8 आने के लिए n की वैल्यू 4 रखो यहाँ पे, तो 2 ⁴ - 1 यानी कि 2 की पावर 3, और ये बन जाएगा 8। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से जब मैं nth नंबर का टर्म डिफाइन कर सकता हूँ जिसमें मैं n की वैल्यू रखूँ और मुझे nth टर्म मिल जाए, तो वो एक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब वो प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हाँ ये इसमें nth नंबर का टर्म स्पेसिफाइड होना चाहिए। या फिर मैं बोलूँ एग्जांपल के लिए, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट ऑफ नंबर्स, जैसे 2 4 वाले ले लेते हैं, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सिंपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी टर्म जो है वो आगे जाता हूँ तो वो 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, यानी कि 2 की टेबल है एक तरीके से देखा जाए। तो मैं इसमें अगर मैं nth नंबर का टर्म लिखूंगा तो वो 2 × n लिख सकता हूँ। n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 रखोगे तो 4 बन जाएगा, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8, 5 रखोगे 10, 6 रखोगे 12, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ऐसा सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ अकेले सीक्वेंस की बात करूं, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस तो कोई भी नंबर ऑफ सेट है जिसमें तुम nth नंबर को डिफाइन कर ही नहीं पा रहे, लेकिन एक लॉजिकल रूल जरूर बन रहा है तुम्हारा। समझ में आई क्या बात। तो nth टर्म तुम डिफाइन कर पा रहे हो, लेकिन लॉजिकल रूल के हिसाब से कि यार ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तुम उसका nth टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला नहीं जनरेट कर पा रहे हो। जैसे कि पहले डेफिनेशन लिखें कि स्पेसिफाइड फॉर्मूला फॉर nth term is not defined but has a
लॉजिकल रूल, उसको लिखने का एक रूल है तुम्हारे पास में कि जो तुम सेट ऑफ नंबर्स लिख रहे हो वो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसमें कुछ एक ऐसी चीज उन सभी नंबर्स में एक कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, या फिर कुछ ना कुछ पैटर्न उसमें बन रहा है, लेकिन उसका तुम फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हो। क्लियर है क्या? जैसे कि मैं लिखूं इसमें एक सेट ऑफ नंबर मैंने ले लिया, सबसे पहले 2 3 5, 5 के बाद में मैंने 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 लिख दिया, 17 लिख दिया। ये एक मैंने सीक्वेंस लिखा। इस सीक्वेंस को पहचान के तुम बता सकते हो कि इन सभी जो नंबर सेट ऑफ नंबर मैंने लिखा, इस नंबर सेट में क्या चीज़ें कॉमन हैं, या फिर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो भी नंबर तुम्हें दिख रहे हैं उनको देख करके क्या तुम ये बता सकते हो कि ये किस बारे में बातें हो रही हैं? है भाई, क्या इस नंबर सेट को देख करके तुम बता सकते हो कि ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये किस रूल के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं? ध्यान से जब देखोगे तो पहला नंबर 2, अगला नंबर 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर मैंने वो नंबर लिखे हैं, ये या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। 3 जो है वो 1 और 3 से ही हो सकता है, 5 1 और 5 से हो सकता है, 7 1 और 7 से ही, 11 1 और 11 से ही, 13 भी 1 एंड 13 से ही, 17 को 1 एंड 17 से डिवाइड करा जा सकता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करा जा सकता। तो ऐसे नंबर जो 1 या फिर खुद से डिवाइड होते हैं उनको कौन से नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो ये जो रूल है इसके लिए, जो नंबर मैंने सेट लिखा है इसके लिए लिखा है मैंने कि ये प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है कि भाई उसमें कुछ वैल्यू n की वैल्यू पुट कर दो और तुम्हें वो प्राइम नंबर मिल जाएगा, नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर्स में कोई सीक्वेंस बनता ही नहीं है कि भाई ऐसा, भाई इतने डिजिट छोड़ के जो भी नंबर आएगा वो प्राइम नंबर, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कोई रूल बनता ही नहीं है, तो ये फिर एक सीक्वेंस हो गया, सिंपल सीक्वेंस है ये। क्लियर है क्या? तो अब हम बोलेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन में भी ये रूल ही तो, रूल की तरह ही तो काम कर रहा है। इसके लिए भी ये रूल तो है ही। अरे क्लियर है क्या? ये इसके लिए भी ये रूल तो है ही ना। तो ये रूल तो रिप्रेजेंट, अगर रूल रिप्रेजेंट हो रहा है और रूल से एक फॉर्मूला बन जा रहा है, तो वो सीक्वेंस किसके में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोग्रेशन में। अदरवाइज वो क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस रहेगा। तो जो नंबर ऑफ सेट है उसमें कोई ना कोई रूल तो होगा, और वो रूल अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो, अगर सिर्फ रूल है तब तक तो हम उसको सीक्वेंस तो बोल ही सकते हैं। अब वो चाहे फॉर्मूला बने चाहे ना बने, बट अगर वो फॉर्मूला बन गया तो प्रोग्रेशन बन गया, और नहीं बना तो वो सिर्फ सीक्वेंस रह गया। क्लियर है क्या? ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है। यानी कि कोई भी सेट ऑफ नंबर तुम लिखोगे वो सीक्वेंस तो जरूर रहेगा उसमें, लेकिन रूल या फिर कोई फॉर्मूला जरूर होना चाहिए जो nth नंबर की टर्म बता सकते, या फिर कोई रूल किसी रूल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। तो अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग तुमने कोई सेट लिखा है, वो रूल के अकॉर्डिंग है, तो वो सीक्वेंस कहला जाएगा। और अगर उस रूल में तुम nth नंबर के टर्म्स का फॉर्मूला भी बना पाए तो फिर वो प्रोग्रेशन भी बन जाएगा, और नहीं बना पाए तो वो सिर्फ सीक्वेंस रह जाएगा। क्लियर है क्या? तो ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे तो ये सीक्वेंस है, सारी की सारी सीक्वेंसेज हो सकती हैं। सीक्वेंसेज के बारे में, इफ़ वी आर एबल टू राइट ए एन nth नंबर का फॉर्मूला, देन इट विल बी कॉल्ड प्रोग्रेशन ऑल्सो। अदरवाइज वो सिर्फ सीक्वेंस ही कहलाएगा। यानी कि अगर मैं स्टार मार्क करके लिखना चाहूँ तो स्टार मार्क करके एक बात लिख सकता हूँ कि ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, all the progressions are sequences, but all, या फिर आगे लिख दूं फिर, but all progressions, all sequences are, नोट को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, नॉट प्रोग्रेशंस। क्लियर है क्या? यानी कि जितनी भी प्रोग्रेशंस हैं वो सीक्वेंस तो हैं ही। ये जितने भी मैंने ये प्रोग्रेशन जो लिखा था ये सीक्वेंस तो है ही है, क्योंकि ये इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। बट क्योंकि इसमें फॉर्मूला बन गया तो इसको तुम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो। और यहाँ पे ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनमें कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, तो ये सिर्फ सीक्वेंस है। तो ये तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी लिखे थे मैंने, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन तो दोनों हैं, लेकिन क्या वो प्रोग्रेशन होगा उसके लिए देखना पड़ेगा क्या तुम nth नंबर की टर्म बना पा रहे हो क्या।
और जो भी यहाँ पे लिखी है उनमें तो nth नंबर की टर्म बन सकती है, यानी कि ये सारे तो प्रोग्रेशन भी हैं। क्लियर है क्या बात? सीरीज में, सॉरी, सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर है क्या? क्लियर है तो आगे चलते हैं। फिर हम सीरीज डिफाइन करते हैं। सीरीज किस चीज़ को बोलेंगे हम, है ना? सीरीज हमें यही लगता है कि जो हमने अभी तक बोला था वो सीरीज ही था, है ना? सीरीज उसको नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन उसको नहीं करते हैं, हम बोल उसी को लेते हैं कि यार ये एक सीरीज बन रही है ना? जब भी हम बोलेंगे तो हम ऐसा ही बोल देंगे कि यार एक ये सीरीज बन रही है जिसमें हर अगले नंबर को क्या करा जा रहा है, 2 ऐड करा जा रहा है, तो ये सीरीज बन रही है। बट हाँ, एक्चुअल में मैथमेटिक्स के डेफिनेशन में वो प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस होता है। सीरीज किसको बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं जब जो नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, जो रूल हमारे पास, जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं, उन टर्म्स को अगर हम सम के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो सम का फॉर्मेट जो होता है उसको सीरीज बोलते हैं। क्लियर है क्या? सीरीज वो कब बोलेंगे उसको? सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स इन द सीक्वेंस। जो तुमने सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों ही चीज़ें होती है ना, सीक्वेंस में तो सभी आ गया, जो भी रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ सेट होगा वो सीक्वेंस बन जाएगा। तो अगर उनको सम के फॉर्मेट में लिख दें, अगर उसका सम करें तो वो एक सीरीज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सीक्वेंस लिखा, एक तरीके से लिखें, सीक्वेंस लिखूं या फिर प्रोग्रेशन लिखूं। मैंने एक प्रोग्रेशन लिख दिया। क्या लिख दिया? मैंने टर्म ले ली, पहली 5 ले ली, फिर 10, फिर 15, 20, 25, और ये इस तरीके से कोई n नंबर तक। ए एन मतलब कि n नंबर की टर्म, ए एन का मतलब कि nth नंबर की टर्म। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ए एन से। तो अब जो सीरीज बनेगा वो सीरीज क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा अगर मैं इस सीक्वेंस को 5 + 10 + 15 + 20 + 25 प्लस माइनस के फॉर्मेट में, अब जरूर नहीं है कि यहाँ पे प्लस ही हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं अल्टरनेट, या फिर लिखेंगे हम प्लस में ही, लेकिन अगर ये टर्म हो 5 - 10 + -20 तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएंगे। तो लेकिन वो प्लस माइनस वाली जो टर्म बनेगी जब तुम एडिशन करके लिख रहे हो उन नंबर्स को, जो भी सेट ऑफ नंबर है तुम्हारा उसको अगर तुम ऐड करके लिख रहे हो तो वो एक सीरीज बनती है, इसको सीरीज बोलते हैं। क्लियर है क्या? सीरीज किसको बोलते हैं? अब इन सीरीज की वैल्यूज निकालेंगे कि भाई ये सीरीज कितना है, यानी ये सम कितना है ना? इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले समझ में आया कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्या है। सीक्वेंस तो सारे सेट हैं नंबर्स के जो किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखे जा रहे हैं, बट अगर रूल से तुम फॉर्मूला भी बना सकते हो nth टर्म का तो वो प्रोग्रेशन बन जाता है, नहीं बना सकते तो सिर्फ सीक्वेंस रह जाता है। और प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का जो सम करके अगर हम लिख देंगे तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। एक और एग्जांपल से अगर हम इसको समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहीं से उठा लेता हूँ इसको, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन लिखना चाहें तो एक नई सीक्वेंस लिख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे तो क्या था, हमने वैल्यूज़ को 5 से इंक्रीज कर रहे थे। अभी हम क्या करते हैं, वो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। जैसे टर्म 2 ले ली तो 2, 4, 8, 16, 32, और ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे nth नंबर की टर्म कुछ आ जाएगी। अगर मैं इसको सीरीज बनाना चाहता हूँ कि सीरीज क्या होगी, तो इस प्रोग्रेशन के लिए सीरीज लिखी जाएगी इनका सम। तो 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस ये ऐसे चलता जाएगा nth नंबर तक का सम, यहाँ पे प्लस, ये इस प्रोग्रेशन की सीरीज है। क्लियर है क्या? सीरीज में, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? मैथमेटिकल टर्म्स हैं। फिजिक्स में इन टर्म्स की कोई ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है, हम इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर स्पेसिफाइड कोई डिफरेंशिएट करने वाला कोई फैक्टर वाला क्वेश्चन नहीं है, हम उनका सिंपल मीनिंग समझेंगे। बट हाँ, अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें हर चीज़ बेसिक से बताऊंगा, शायद तुमने 10th क्लास में भी इतना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पढ़े ही नहीं होंगे कि प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। बट हम क्योंकि फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में इन मैथमेटिक्स की इन टर्मिनोलॉजीज़ के बेसिस पे हम कोई बहुत डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वो हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज में काम आने वाली चीज़ों की तरह काम करेंगे इनके लिए। बट हाँ, ये तुम्हें पता ज़रूर होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में क्या है, अगर हम मेनली बात करें, 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। पहला होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
AP GP HP, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इनके मीनिंग क्या है? तीन टाइप के हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है, हमने क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है तीन टाइप में। तो सबसे पहले एपी की डेफिनेशन समझते हैं कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम ये बोलते हैं कि जो सेट ऑफ नंबर तुमने लिख रखा है उसमें अगर कोई भी दो आसपास के नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और वो डिफरेंस देखूंगा, तो वो डिफरेंस कोई भी आसपास की दो वैल्यूज को डिफरेंस निकालने पर सेम आना चाहिए। यानी कि मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को डिफरेंस निकालूं, सेकंड थर्ड का, थर्ड फोर्थ का, और इस तरीके से डिफरेंस निकालता चलूं, तो वो डिफरेंस सेम आना चाहिए हर बार। अगर ऐसी कोई सीक्वेंस लिखी हुई है तो उसको हम, उस सीक्वेंस या प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि मैंने स्टार्ट करा, मान लो एक सीक्वेंस लिखना, 1 से स्टार्ट करा और मैं इसमें 3 बढ़ा करके 4 पे गया, है ना, मैंने यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी 3 से। अब 4 को वापस से मैंने 3 से डिवाइड बढ़ा दिया, तो ये जो डिफरेंस है, या फिर मैं बोलूँ इसको माइनस, या तो 3 से माइनस करता रहूँ या फिर 3 ऐड करता रहूँ, कुछ भी करूँ मैं, वो चेंज जो कर रहा हूँ वो सेम करूँगा हर बार। या तो मैं 3 माइनस करता रहूँगा हर बार, या 3 ऐड करता रहूँगा, या फिर मैं 2 ऐड करता रहूँगा, या फिर मैं हाफ माइनस करता रहूँगा, कुछ भी करूँगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो हर टर्म में सेम तरीके से फॉलो होना चाहिए आगे। तो जैसे 1 में 3 ऐड करने पर 4 आया, 4 में 3 ऐड करने पर आएगा 7, तो ये उसका अगला टर्म होगा। फिर 7 में मैं 3 ऐड करूँगा तो वो अगला टर्म बनाएगी जो कि बनेगा 10। फिर 10 में मैं अगला 3 ऐड करूँगा तो वो बनाएगी अगली टर्म जो कि बनेगी 13, और ये ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। ऐसे प्रोग्रेशंस को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं, जो किसी एक फिक्स रूल के थ्रू लिखे गए हैं। इसमें रूल क्या है कि पहला टर्म जो है वो तो तुम्हारा 1 है, और उसके बाद में हर एक टर्म में 3 बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? हर एक टर्म 3 से बढ़ता जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी अगर मैं डिजाइन करना चाहूँ तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँगा तो उसमें पहली टर्म में 1 लिखूंगा, फिर उसके बाद में हर बार मैं 3 ऐड करता जाऊँगा। 3 ऐड करूँगा, कितनी बार करूँगा? पहली बारी में तो 1 है, अगली बारी जब मैंने 4 लिखा था तो सिर्फ एक बार, जब मैंने सेकेंड टर्म लिखी तो मैंने एक बार 3 लिखा। जब मैं थर्ड टर्म लिखूंगा तो मैं 2 बार 3 ऐड कर चुका हूँ। जब मैं फोर्थ टर्म लिखूंगा तो 3 बार मैं 3 ऐड कर चुका हूँ। जब मैं फिफ्थ टर्म लिखूंगा तो मैं 4 टाइम्स 3 ऐड कर चुका हूँ। यानी कि जो भी नंबर की 5 नंबर की जब टर्म लिखी तो 4 बार 3 ऐड करा मैंने। फोर्थ नंबर की टर्म में मैंने 3 बार ऐड कर रखा था। सिक्स नंबर की मैं 5 बार करूंगा ना, तो उसी तरीके से nth नंबर की टर्म में मैं 3 को n-1 टाइम्स ऐड करूंगा 1 में। तो ये इसका देखो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बन गया, तुम इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो प्रोग्रेशन है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है। और क्योंकि इसमें जो रूल यूज करा गया वो ये यूज करा गया कि आसपास की कोई भी दो वैल्यूज़ का इनका इनका ये डिफरेंस जो है, फाइनल माइनस इनिशियल या फिर बाद वाली माइनस पहले वाली, ये सेम है, 3 आ रहा है हर बार। इसलिए ये प्रोग्रेशन भी है और ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये डिफरेंस इक्वल होने वाला, कोई भी दो आसपास के नंबर के डिफरेंस को इक्वल फॉलो होने वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्लियर है क्या? ओके बेटा, आगे चलते हैं। जो सेकंड हमने पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन जो है वो है कि जो रेशियो ऑफ आसपास के जो नंबर्स होंगे, यानी कि जो भी टर्म्स होंगी आसपास की, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। पहला तो था डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि या तो बोलो कि हर सेम नंबर से बढ़ रहा होगा तो डिफरेंस सेम रहेगा, सेम नंबर से घट रहा होगा तो भी डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ पे होगा क्या कि रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती जाएं या फिर सेम नंबर से डिवाइड होती जाएं वैल्यूज़, तब जा करके वो रेशियो सेम आएगा। यानी कि मैं एग्जांपल से अगर मैं समझना चाहूँ कि पहला टर्म अगर मैं लिखता हूँ 2 और अगला टर्म मैं लिख रहा हूँ 4, इसका मतलब मैंने क्या करा है, पहले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करा है। मैं बोल सकता था ऐड भी करा है, लेकिन वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले को हम एपी बोलते हैं। हम जीपी बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में देखेंगे या फिर डिवीजन में। तो हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके ऐसे लिख लेता हूँ मैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नीचे मैं रेशो लेके दिखाऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 बन गया। अब मैं 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, 8 बन जाएगा। इस 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 16, ये अगली टर्म बन जाएगी। 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगली टर्म क्या बन जाएगी बेटा, 32, और ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? या फिर मैं बोलूँ कि हमें सिर्फ इतना पता होता कि हमारे पास ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सीक्वेंस लिखी हुई होती, तो क्या मैं पहचान पाता ये एपी है कि जीपी है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस देखता, 4 - 2 है 2, 8 - 4 आ गया 4, तो 2 और 4 इक्वल नहीं है, यानी डिफरेंस इक्वल नहीं है, यानी कि ये एपी तो नहीं है।
फिर मैं रेशियो लेके देखूंगा कि इन दोनों की जब मैं बात करूंगा तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं या इनिशियल माइनस फाइनल करता चलूं, लेकिन जो भी करूंगा हर बार सेम करूंगा। तो मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, तो 4/2 करा मैंने, ये 2 आ गया रेशियो। फिर जब मैं इन दोनों में देखूंगा तो मैं वापस से ये इसको ये डिवाइड बाई ये 8/4 करूंगा, जो कि वापस से 2 आ रहा है। फिर इनमें देखूंगा तो ये 16/8 करूंगा तो ये 2 आ रहा है। अगर मैं ये चेक करता जाऊं तो मुझे दिख रहा है ना कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, बाद वाली डिवाइड बाय पहले वाली, अगर मैं ये पैटर्न सेम रखता हूँ तो रेशियो सेम आ रहा है 2 के इक्वल। यानी कि ये कैसा एक्सप्रेशन होगा, ये कैसी प्रोग्रेशन होगी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। और क्या ये प्रोग्रेशन होगी, क्या मैं nth टर्म लिख सकता हूँ? तो nth टर्म थोड़ा सा दिमाग से लिखना है कि भाई पहली टर्म जो है वो 2 है, और हर बार मैं 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, यही तो हो रहा है। तो पहली टर्म के लिए तो मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा, पहली टर्म तो थी 2। अगली बारी सेकंड नंबर की टर्म लिखने के लिए, मैंने एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा। थर्ड नंबर की टर्म लिखने के लिए मैंने 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करा। फोर्थ नंबर की टर्म लिखने के लिए मैंने 3 बार करा। फिफ्थ नंबर की टर्म लिखने के लिए मैंने 4 बार मल्टीप्लाई करा। तो कोई भी nth नंबर की टर्म लिखने के लिए मैं n-1 बार मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 की पावर n-1 कर दूंगा। 2 को n-1 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 की पावर n-1 करना। क्लियर है क्या दोस्तों? या फिर मैं सीधे ही बोलूँ कि ये 2 की पावर n ही बन रहा है भाई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यही तो चल रहा है। तो मैं इसको सीधा फॉर्मूला का 2 की पावर n ही लिख सकता हूँ, और यहाँ से भी देखेंगे तो 2 की पावर n ही बनेगा। जब मल्टीप्लाई करता हूँ बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + n-1, 1 + n-1 पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 से +1 कट गया, n बच गया 2 की पावर n। क्लियर है क्या दोस्तों? तो अगर मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिवीजन देखूं, तो रेशियो जो आ रहा है वो सेम आए, चाहे तो वो एक से बड़ा हो चाहे एक से छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, सेम आए वो हर बार, चाहे 2 आए चाहे 1/2 आए, लेकिन कांस्टेंट आए तो वो जीपी बन जाती है। तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। ये बोलते हैं कि जो भी सेट ऑफ नंबर लिख रखा है उसको अगर तुम इन्वर्ट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो उस हर एक नंबर का रेसिप्रोकल करो, और वो जो रेसिप्रोकल है अगर वो एपी बन जा रहा है तो तुम्हारा जो ओरिजिनल सीक्वेंस था वो क्या है, एचपी है। जैसे कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, एचपी का एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, तुम्हें पहचानना है कि वो एचपी बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं लिख के दिखाता हूँ, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, और ये चलता जाए। तो अगर हमें चेक करना है ये एचपी है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल करूँगा। इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जब करूँगा तो ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/4 का 4, 1/6 का 6, 1/8 का 8, और 1/10 का 10। ये इनमें देखूंगा तो हमेशा 2 का डिफरेंस आ रहा है हर जगह, तो ये क्या है, एपी है। अगर ये एपी है तो फिर ये एचपी है। अरे क्लियर है क्या? तो इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं अगर इसका रेसिप्रोकल जो है वो एपी बना रहा है तो। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो तुम बताना मुझे वो वो एचपी है कि नहीं है। अगर मैं कोई सीक्वेंस लिखता हूँ 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, तो तुम्हें बताना है ये एचपी है कि नहीं है। वीडियो पॉज करके और अपने दिमाग से चीज़ें सोचो, करके देखो, अगर वो आ रहा है या नहीं आ रहा अपना आंसर लिखो, फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करके वेरीफाई कर लो। तो अगर इसको वेरीफाई करना है ये एचपी है कि नहीं है, तो उसका रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। अगर रेसिप्रोकल एपी बन जा रहा है तो फिर इसको हम एचपी बोल देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे 2, 4, 8, 16, 32। अब इनमें देखूंगा तो डिफरेंस पहले दो में एपी बनाने के लिए डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए ना। इनमें डिफरेंस 2 का है, इनमें डिफरेंस 4 का है, इनमें डिफरेंस कितना 8 का, इनमें डिफरेंस कितना 16 का है। तो ये डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा। क्लियर है क्या? इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, इन दोनों का डिफरेंस 8 का है, इन दोनों का डिफरेंस 16 का है। ये सेम ही नहीं आ रहा, इसको बोले डिफरेंस। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, यानी कि दिस इज नॉट एचपी। क्लियर है क्या दोस्तों? अरे समझ में आई क्या बात? ध्यान से समझ लो, एचपी होने के लिए उसका रेसिप्रोकल एपी होना चाहिए, तब जाके वो सीक्वेंस को हम एचपी बोलेंगे। बट मज़े की बात यह है कि ये वाला जो प्रोग्रेशन है ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स में तो आएगा, तुम्हारे मैथमेटिक्स में तो पूरा पढ़ोगे तुम, है ना। लेकिन फिजिक्स के सिनेरियो से एचपी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम्हें पता भी होगा तो ठीक है, काम चल जाएगा। भाई क्या होता है एचपी?
है ना। बाकी जो हमारे मेनली काम आते हैं, जिनकी एक्सप्रेशन हमारे फिजिक्स में बहुत बारी बनती हैं और उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है चीज़ें कैलकुलेट करने में, वो है एपी। ऐसी सीक्वेंसेस बहुत सारी बनेंगी जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, या जीपी। ऐसी सीक्वेंसेस भी बहुत सारी बनेंगी जिनमें डिवीजन कांस्टेंट रहेगा टर्म्स का। अब इनको अगर मैं एडिशन के फॉर्मेट में लिख दूंगा तो वो बन जाएंगे सीरीज। तो हमें करना क्या है कि एपी और जीपी पहचानना है, उनके nth नंबर के टर्म निकालने और उनको ऐड करके उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि उनकी सीरीज बना करके उनकी वैल्यू निकालनी है एडिशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला ही पार्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम बोलते हैं। डेफिनेशन तो वही है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर या फिर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर ऑल सेम। जितने भी तुम टर्म्स के डिफरेंस देखोगे आसपास वाले के, वो सारे के सारे डिफरेंस जो आएंगे वो इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं कि अगर मैं पहले टर्म को बोलता हूं A1 है, दूसरे को A2 है, तीसरे को A3, फोर्थ को A4, ये A5, और ऐसे मैं एक AN। ए मैं नंबर ऑफ टर्म के लिए यूज करूंगा कि कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये सब स्क्रिप्ट में लिखूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि नाउ फॉर एपी, एपी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दूसरी माइनस पहली टर्म जो आएगी, इन इसमें से इसको माइनस करने पर वही आना चाहिए जो इसमें से इसको माइनस करने पर आ रहा है, यानी कि ये इक्वल होना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। फिर वो इक्वल होना चाहिए इनके डिफरेंस के, यानी कि A4 माइनस A3 के। फिर वो इक्वल होना चाहिए इनके डिफरेंस, यानी कि A5 माइनस A4। यानी कि जो लास्ट की होंगी ये nth नंबर की टर्म होगी, तो इससे पहले n-1 नंबर की टर्म होगी, तो ये इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो ये पूरा का पूरा पैटर्न चलता जाएगा, और ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए किसी भी an-1 के लिए, और ये डिफरेंस को बोल देंगे d। हमने मान लिया इसको d बोल दिया। तो ये जो d है, let this difference is d, then this d will be known as common difference। समझ में आई क्या बात, ये d क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो आएगा, अगर वो कांस्टेंट है तो वो एपी होगा, और वो जो डिफरेंस होगा उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ये नाम तुम्हें याद रखना है। क्लियर है क्या, पहली दूसरी तीसरी टर्म्स क्या होती हैं, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं इसको सीक्वेंस को लिखना चाहूँ कि सीक्वेंस डी के फॉर्मेट में कैसी बन रही होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने A2 माइनस A1 लिखा वो D के बराबर है, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो A2 होगा सेकंड नंबर के टर्म को मैं फर्स्ट नंबर के टर्म प्लस D के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब D अगर पॉजिटिव होगा तो A2 बढ़ जाएगा, D अगर नेगेटिव हुआ तो A2 घट जाएगा A1 से, है ना। तो D की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी हो, लेकिन हाँ हर बार D ये सेम ही रहना चाहिए। अगली बार अगर मैं लिखूँ कि A3 माइनस A2 जो है वो D बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थर्ड माइनस सेकंड टर्म्स भी सेम ही आना चाहिए जितना सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म्स आया था। तो अगर मैं यहाँ से A3 लिखूंगा तो ये बन जाएगा A2 प्लस डी। क्लियर है क्या, तो ये जो A3 है वो A2 प्लस डी बन रहा है। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस डी, तो ये A1 प्लस डी, तो ये कितना बन जाएगा A1 प्लस 2D। सिमिलर तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ कि जो मैं A4 माइनस A3 लिखूंगा ये भी D के इक्वल होगा, तो A4 जो बनेगा वो A3 प्लस डी के इक्वल होगा। A3 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A1 प्लस 2D प्लस डी, यानी कि A4 बन जाएगा A1 प्लस 3D। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि A5 जो होगा वो A1 प्लस 4D होगा। ध्यान से देखो क्या मैंने ये सही लिखा है, इसको वेरीफाई करो, सोचो इसके बारे में। वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचो क्या मैंने सही लिखा है, और ये क्या ये तुम्हें समझ में आया कि मैंने ऐसा डायरेक्टली क्यों लिख दिया। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। A1 जो A2 जो लिखा था वो मैंने A1 प्लस डी निकल के आया, जब A3 लिखा तो वो A1 प्लस 2D निकल के आया। मैं A1 की टर्म्स में लिख रहा हूँ तो ये तो A1 की टर्म्स में आ गया, चलो ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड टर्म लिखा, सेकंड नंबर की टर्म में A1 से D आगे था, सिर्फ पहले टर्म्स में पहले टर्म से डिफरेंस D आगे गया। थर्ड नंबर की जो टर्म थी उसमें मैंने 2D ऐड करा A1 में,
भाई पहली टर्म थी उसमें एक बार डी ऐड करूंगा तो दूसरे पे पहुंचूंगा, दोबारा डी ऐड करूंगा तभी तो तीसरे पे पहुंचूंगा, इसलिए 2 बार डी ऐड करा है तो थर्ड पे पहुंच गया। पहली टर्म में मैं जब 3 बार आगे चला जाऊंगा यानी कि 3 डी ऐड कर दूंगा तभी तो फोर्थ नंबर पे पहुंचूंगा। तो 5वीं टर्म पे पहुंचने के लिए पहली टर्म में 4 बार डी ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके मैं 5वीं टर्म पे पहुंचूंगा। इसलिए कोई भी जनरल टर्म्स जो होगी उसमें इनिशियल वाली टर्म में से उसमें से एक कम बार डी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी पहली टर्म तो ये वाली काउंट हो ही जाएगी, उसमें से 4 बार और कर दूंगा ऐड तो वो 5वें नंबर पे पहुंच गया मैं। तो इसी पैटर्न को जनरलाइज करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो पैटर्न है इसको मैं जनरलाइज करके ये लिख सकता हूँ कि एक तो an-n-1 डी होगा, साथ में ही जो nth नंबर की टर्म होगी वो पहली टर्म में n-1 टाइम्स डी ऐड करने पे मिलेगी। क्लियर है क्या बात? पहली टर्म में अगर तुम n-1 टाइम्स डी ऐड कर दोगे, यानी कि पहली टर्म तो ये थी और n-1 टर्म्स तुम इतने बार आगे आ गए, तो टोटल पहली प्लस n-1 टोटल n टर्म्स बन गई है। तो nth नंबर की टर्म क्या बनेगी? पहली टर्म में n-1 टाइम्स डी ऐड कर दोगे, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। अगला अगर हम बात करें कि जो nth नंबर की टर्म होगी एपी में, nth नंबर की टर्म ऑफ एपी और a1 इक्वल टू ए में लिखूं, जो कि फर्स्ट टर्म को लिखूंगा। पहली टर्म को मैं a1 के बजाय सिर्फ a से ही लिख लेता हूं कि a1 की वैल्यू a है, एंड जो d है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। तो उस हिसाब से हमने nth नंबर की टर्म क्या लिखी है? पहली टर्म में n-1 इंटू डी ऐड करा है, ये nth नंबर की टर्म है। ये स्पेसिफिकली अलग से मैंने हेडिंग डाल के लिखवाई है, तुम्हें याद रखना है। अगर एपी बन रहा होगा, पहला टर्म ए है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो जो nth नंबर की टर्म बनेगी वो a प्लस n-1 इंटू डी बनेगी। कॉमन डिफरेंस जो लिखा जाएगा कॉमन डिफरेंस या तो गिवन होगा या फिर कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं किसी भी n नंबर की टर्म में से, उससे जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दो n-1 नंबर वाली को। तो अगर मैं इसको यूज में लूंगा तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी? सीक्वेंस कैसे लिखी जाएगी? सीक्वेंस लिखी जाएगी, पहला टर्म ए है, अगला टर्म लिखने के लिए मुझे डी ऐड करना पड़ेगा तो a प्लस डी, उससे अगला लिखने के लिए एक बार और डी ऐड करना पड़ेगा, ए बार a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये से चलता जाएगा। लास्ट टर्म जो बनेगी nth नंबर की वो a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth नंबर की टर्म बनेगी। इस तरीके से n नंबर का सीक्वेंस लिखा जाएगा। क्लियर है क्या? या फिर इस फॉर्मूले में पहली टर्म लिखने के लिए n की वैल्यू 1 रखो तो 1-1 0, तो ये a बच गया। दूसरी टर्म लिखने के लिए यहाँ पे 2-1 इंटू डी, तो a प्लस डी, ये बन गया। थर्ड नंबर की टर्म लिखने के लिए 3-1 2 इंटू डी ऐड हो जाएगा a में, 2 इंटू डी। फोर्थ नंबर की टर्म लिखने के लिए 4-1 3 इंटू डी ऐड होगा, 3 इंटू डी। इस तरीके से मैं फॉर्मूले से भी बना सकता हूँ और जनरल अंडरस्टैंडिंग से बना सकता हूँ कि डिफरेंस डी है तो वो ऐड होता जाएगा आगे जाऊँगा तो। क्लियर है क्या यार? ध्यान से देख लो, समझ लो, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। इसमें बोला है कि जो फिफ्थ टर्म है वो हमें बतानी है। 2 एपी हमें दे रखी है। पहले एपी में एक बार वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं पहला पार्ट करवा रहा हूँ, उसको करने के बाद सेकंड पार्ट खुद से करने की कोशिश करना। पहले पार्ट में ए तुम्हें -10 दे रखा है और डी की वैल्यू दे रखी है 2। डी की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, यानी कि हर बार तुम 2 ऐड करोगे तो वो बढ़ती जाएगी वैल्यू। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि सेकंड वाला नंबर बड़ा होगा। तो अगर मैं सीक्वेंस सिंपल अंडरस्टैंडिंग से लिखना चाहूँ तो पहला टर्म -10 है, अगला टर्म के लिए जाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा? -8। फिर अगला टर्म जाने के लिए 2 से ऐड कर देंगे, डिफरेंस हमेशा 2 है तो आगे जाने पर 2 बढ़ता रहेगा, डी ऐड होता रहेगा, तो ये बन जाएगा -6। फिर से 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा -4। फिर से 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? -2। कितने, क्या 5 टर्म हो गए क्या? ये फर्स्ट है, इसको लिख देंगे, ये फर्स्ट नंबर की टर्म है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। फिफ्थ नंबर की टर्म आ गई भाई, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ a5 इक्वल टू -2 होगा। क्लियर है? बट ऐसा मैं हर बार तो कर नहीं पाऊंगा, ऐसा मैं हर बार तो कर नहीं पाऊंगा। मुझसे पूछ लेता 100 नंबर की टर्म बताओ, तो क्या 100 नंबर की टर्म मैं ऐसे लिख लिख के बताऊंगा क्या? नहीं बताऊंगा। तो उस सिनेरियो में क्या करना है? उस सिनेरियो में फॉर्मूला यूज़ करना है।
फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि nth नंबर की टर्म जो होगी वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऐड करने पर आ जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमें 5 नंबर की टर्म चाहिए तो पहली टर्म जो थी कितनी थी बेटा, ये पहली टर्म थी -10, ये जो गिवन है -10 प्लस एन माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन, एन की वैल्यू 5 जो है वो रख देंगे, इंटू डी की वैल्यू है +2, तो ये बन जाएगा -10 प्लस में 4 इंटू 2 8, तो ये बन जाएगा -10 प्लस 8, तो ये बन जाएगा A5 जो बनेगा 5th नंबर की टर्म -2 के बराबर आ जाएगी। दोनों ही तरीके से कर सकते हो तुम। क्लियर है क्या? क्लियर है तो बेटा बताओ आगे। सेकंड पार्टीशन में मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ इसका, तुम पहले सेकंड पार्ट खुद से करो और फिर आ करके अपना आंसर वेरीफाई करना जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में ए की वैल्यू 5 गिवन है और डी की वैल्यू -4 गिवन है। तो -4 गिवन होने का मतलब कि डी जब ऐड करूंगा तो हर बार -4 ऐड करूंगा इसमें, तो अब नेगेटिव नंबर ऐड करूंगा तो वैल्यू घटती जाएगी। तो ये जो प्रोग्रेशन होगा इसमें ये डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन होगा एक तरीके से, इसमें वैल्यू कम हो रही होगी आगे आगे जाते समय। तो पहला टर्म अगर मैं देखूं तो पहला टर्म हमने अगर 5 लिखा है तो 5 में से अगले टर्म पे जाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1। उससे अगले टर्म पे जाने के लिए वापस से 4 माइनस करना पड़ेगा, डी ऐड करना, नेगेटिव नंबर ऐड करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना एक तरीके से। तो 1 में से 4 माइनस करा तो ये -3 बन जाएगा। फिर वापस से -4 करा तो -3 में से 4 माइनस कर दिया तो ये -7, फिर से 4 माइनस कर दिया तो ये -11, क्या 5 हो गए क्या? हाँ हो गए। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, यानी कि 5th नंबर का जो टर्म आएगा इसके अंदर कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? या फिर सेम वही बात, अगर हमें कोई ऐसा टर्म पूछ लिया होता जिसको हम लिख लिख के बार बार लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 20 नंबर का, 50 नंबर का, 100 नंबर का टर्म पूछ लिया तो बार बार तो लिखेंगे नहीं ये सब। तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे an = a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 5वें नंबर की टर्म के लिए पहला नंबर का टर्म है 5 प्लस एन की वैल्यू 5 -1 इंटू डी है -4, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 4 इंटू -4, तो ये बन जाएगा 5 माइनस का 16 और ये बन जाएगा -11, 5 - 16 -11 हो जाएगा। क्लियर है यार? तो इस तरीके से तुम किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हो, जैसे हमने 5th नंबर की भी निकाली वैसे किसी भी नंबर की टर्म तुम निकाल सकते हो। क्लियर है? अब ये जो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं इस सीक्वेंस को अगर हम ऐड करें, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, जो तुम सीक्वेंस लिखोगे उस सीक्वेंस के पहले n टर्म्स का सम किसके अंदर, जो एपी हम बना रहे हैं, इन एपी जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं, प्रोग्रेशन बना रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके n टर्म्स का सम। तो सीक्वेंस जो हम लिखेंगे फिर पहला टर्म a है, अगला a प्लस डी बनेगा, अगला a प्लस 2d, अगला a प्लस 3d और ऐसे n नंबर का टर्म बन जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसका सम लिखेंगे तो सम इसको सीरीज बोलेंगे। सीरीज किसको बोलेंगे, सम को बोलेंगे। अगर मैं पहला a1 a2 a3 an इस तरीके से अगर मैं ऐड करके लिख दूंगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे। तो सीरीज सोल्व करनी है हमें, यानी कि सम निकालना है हमें। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पहला टर्म a है प्लस अगला टर्म a प्लस डी है, प्लस में अगला टर्म a प्लस 2d है, प्लस में अगला टर्म a प्लस 3d है और इस तरीके से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth नंबर का टर्म है। थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं। क्लियर है? ताकि थोड़ा गैप मेंटेन रहे, सही से दिखें चीज़ें। हाँ ये nth नंबर का nth जो टर्म है, जो n नंबर टर्म्स है हमारे पास में सेट के अंदर, वो उन सभी का सम हमें लिखना है और वो सम a और d और n के फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है? अब अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे दिख रहा है, मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ मैं ऐड कैसे करूँ। ए n बार लिखा गया ए, तो ये तो na आ जाएगा। प्लस में जब d को लिखूंगा तो वो d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस, इस तरीके से d कॉमन ले लूँगा तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। असल इस सीक्वेंस का सम हमें पता है क्या, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये तो एक वापस से एक जी AP बन रही है ना, जिसमें डिफरेंस 1 1 का है। तो हमें उसका तो सम निकालना ही है। उसका हमें समय पता होता तो हम फिर ये काम ही क्यों कर रहे होते। तो हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो हम
एक चीज़ समझ सकते हैं इसमें कि अगर मैं इस टर्म में ये वाली टर्म ऐड कर दूं तो बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाली टर्म में इससे जस्ट पहले वाली ऐड कर दूंगा तो a प्लस ए 2a, और ये n माइनस टू डी, और ये d तो वापस से n माइनस वन डी। इसमें ये 2d उससे पहले माइनस n माइनस थ्री, तो ये वापस से n माइनस वन इंटू डी और वो 2a। यानी कि मैं इस ऐसा जुगाड़ बनाऊं कि जो एस एन को मैं उल्टा लिख दूं, उल्टा यानी कि सबसे लास्ट वाला टर्म पहले लिख दूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर उसके बाद में उससे पहले जो आया होगा, उससे पहले n माइनस वन की जगह n माइनस टू आया होगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और इस तरीके से सीक्वेंस लिखते लिखते मैं जाऊंगा लास्ट में 2a प्लस a। इस तरीके से रिवर्स करके लिख दूँ, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं 1 प्लस टू लिखूँ चाहे 2 प्लस वन, करना तो दोनों का ऐड ही है ना, वो आएगा 3। तो मैं पहले किसको लिखता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके सोल्यूशन में हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऐड होकर एस एन प्लस एस एन 2 SN बन गया। यहाँ पे देखूंगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, प्लस में अब इसके पहले और इसका पहला टर्म ऐड कर दिया, इसका दूसरा ऐड करोगे, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, और इसका nth नंबर का इसके nth नंबर से ऐड हो जाएगा। इस तरीके की सीक्वेंस बनानी है हमें। तो पहला टर्म ये बना। अगला टर्म जब मैं इसको ऐड करूंगा तो a प्लस ए तो 2a बन जाएगा दोस्तों, a प्लस ए तो 2a बन जाएगा। और ये जो n माइनस टू डी में से जब मैं d ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा n माइनस वन डी। लिख के देखना, n माइनस टू डी में जब मैं d ऐड करूंगा n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, d तो कॉमन आ जाएगा n माइनस टू प्लस वन, और ये d बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस टू की बजाय बढ़ के माइनस वन ही हो जाएगी वो, क्योंकि एक बार d तुमने ऐड कर दिया। अगला जब मैं थर्ड में ऐड करूंगा तो देखो थर्ड नंबर में ये a से थर्ड नंबर a का ऐड होके 2a बनेगा। साथ में यहाँ पे n माइनस थ्री आएगा, उसमें तुम ये 2 ऐड करोगे d वाला, तो n माइनस थ्री प्लस टू, वो n माइनस वन ही बच गया, यानी कि सेम ही बात आ गई। अगली टर्म में आ जाएगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ऐसे चलता जाऊंगा तो nth नंबर की टर्म भी वही बन जाएगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये nth टर्म है ये 2SN की वैल्यू में। तो 2SN की जो वैल्यू है उसमें सारे n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 ऐसे n बार सेम ही वैल्यू आ रही है। तो मैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसे n बार लिखूंगा तो n बन जाएगा ना, तो a की वजह से जगह ये वाला टर्म है। तो ये n टाइम्स n बार लिखा हुआ है, तो इसको सम करूंगा तो ये n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा जा सकता है। अब अगर मैं SN की वैल्यू निकालूँ तो 2 को इधर डिवाइड करूँ तो SN बन जाएगा n अपॉन में n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये फॉर्मूला आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। 10th क्लास में तुमने करा भी होगा, है ना? तो n नंबर ऑफ जो टर्म होंगी उनका जो सम होगा वो बनेगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें n जो होगा ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। a होगा जो इनिशियल टर्म होगी, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ पहली टर्म होगी, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा। इसको मैं दोबारा से रीअरेंज करके लिखूं तो ये n/2, तो ऐसे कैसे, अंदर वाले 2a को a प्लस ए लिख लेता हूँ, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें a प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी जो लिखा, तो इसमें ये जो वैल्यू बनी, ये वाली वैल्यू को मैं an लिख सकता हूँ कि nth नंबर का टर्म। क्या मैं इसको an लिख सकता हूँ क्या मित्र? अगर मैं इसको an लिख सकता हूँ तो ये a प्लस an बन गया ना यार। तो जो SN बनेगा वो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। a मतलब कि पहली टर्म और an मतलब कि nth नंबर की टर्म। तो फर्स्ट टर्म, और अगर हमें लास्ट टर्म भी पता हो कि मान लो कोई सीक्वेंस दे रखी है उसमें पहली टर्म 1 है और 10वें नंबर की टर्म जो है वो 10 है, तो मैं उसका सीधा सम लिख सकता हूँ कि n पता है, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पहली पता है, लास्ट पता है, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। या फिर हमें a और d पता है, nth नंबर की टर्म की जगह d पता है, तो d वाले तरीके से हम इसमें लगा लेंगे। दोनों एक ही बात है, फॉर्मूले एक दूसरे से ही तो बने हैं, यहीं से तो यहाँ पे आए हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा। बट हाँ, अलग अलग वैल्यूज़ गिवन हो तो अलग अलग तरीके से हम वो फॉर्मेट यूज़ में ले सकते हैं। बट हाँ, ये तुम्हें याद होना चाहिए। SN जो होगा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर बोलें n/2 a प्लस an।
ए प्लस ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख के तुम ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, ये फॉर्मूला भी बना सकते हो डी के फॉर्मेट वाला। क्लियर है? ध्यान से देख लो और लिख लो, अपने नोट्स बना लो, नोट्स कंप्लीट करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसमें कि जो हमने एपी में nth नंबर की टर्म निकालनी सीखी और उसमें जो n नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना सीखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म जो है वो 10 है और कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 2। इसके 5 टर्म्स का सम हमें बताना है, S5 बताना है। Sn मतलब कि n की वैल्यू 5, 5 टर्म्स का सम बताना है। इसको देखो मैं लिखूं, सीक्वेंस क्या बनेगा, ये सीक्वेंस बोलूं या फिर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा। ये पहला टर्म 2 है, अगला टर्म d यानी कि +2 बन जाएगा 12, अगला टर्म 14, अगला 16, अगला 18, अगला 20। कितने 5 टर्म ही तो लिखने थे। कितना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो 6th नंबर को हटा दो, 4 तक ही लिख लेते हैं, है ना, ज़्यादा करना ही नहीं है। अब हमें पहले 5 का सम करना है, पहले 5 का सम करना है। तो देखो मैं पहले तो सीधा ही सम करके देख लेता हूँ। 12 + 18 क्या बन जाएगा, 30। क्लियर है? तो 12 + 18 बन जाएगा 30, प्लस में 14 + 16 भी बन जाएगा 30, प्लस में ये 10 हो गया। क्या टोटल 70 आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर 70 आना चाहिए। यहाँ से करें तो हमने 70 आंसर निकाल लिया, बट अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूँ Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म जिसका हमें सम निकालना है वो 5 है। तो ये n की वैल्यू 5/2 इंटू 2 टाइम्स a की वैल्यू है 10 + n-1, n कितना 5 - 1 इंटू d कितना है 2। तो ये कितना बन जाएगा 5/2 और ये बन जाएगा 20, प्लस में 5 - 1 कितना बन जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ये 8 आ जाएगा। तो 5/2 इंटू ये 14 बन गया, सॉरी 18 बन गया, 28 बन गया, 28/2 14 बन जाएगा अब ये। तो 5 × 14 जो 5 नंबर्स का सम, 5 टर्म्स का सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 70। क्लियर है क्या? 70 आना चाहिए था, हमने देख रखा है ऊपर सीधे ऐड करके। इस तरीके से हम फॉर्मूले को सम कैलकुलेट करने में यूज में ले सकते हैं। अब हमारे जो सिलेबस में जिस जो कॉमन टाइप के सीक्वेंसेस आएंगे एक बार उनको देख लेते हैं। कोई भी जनरल सीक्वेंस आ गया, जनरल एपी आ गई, उसका टर्म निकालना, सम निकालना तो हमने सीख लिया है। बट जो जनरल टाइप की हमें देखने को मिलेंगी ज़्यादातर केसेस में, वो ये होंगी कि इनिशियली n नेचुरल नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स का सम जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा n तक। तो n नंबर्स का सम कितना होगा, जैसे मैं 1 से 3 तक देखूं, n की वैल्यू जब 3 लूंगा तो 3 तक ही जाएंगे। तो 1 2 3 इसका सम आ रहा है ना, 1 + 2 3, 3 + 3 6। ये 6 कैसे, क्या हम इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 बनेगा 6 + 4 10, यहाँ तक ऐड करूंगा तो 10 आना चाहिए। तो मैं बार बार ऐड करने के बजाय एक फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, क्या उस फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू रखूँ, ये फंक्शन बना लूँ एक n का, उसमें n की वैल्यू रखूँ और मुझे सीधे वहाँ तक का टोटल सम मिल जाए। या फिर जो फर्स्ट पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं, n ओड नंबर्स हैं इनिशियल वाले, पहला 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 11, और nth नंबर का टर्म जो बनेगा इसमें लिख रखी है nth नंबर की टर्म्स, नहीं भी लिखी हो तो हम निकाल सकते हैं ना। इसमें तो 1 2 3 4 5 nth नंबर की टर्म n ही बनेगी। इसमें ओड नंबर को हम 2n - 1 से भी लिख सकते हैं, 2n + 1 से भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें n की वैल्यू 1 रखने पर ये 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो हम कंफ्यूज रहेंगे। जो सेकंड नंबर की टर्म है उसमें n की वैल्यू 1 आएगी, तो हमें उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम ले लेंगे 2n - 1। 2n - 1 में क्या है कि अगर तुम n की वैल्यू 1 रखा पहली टर्म निकालने के लिए तो ये 1 ही आएगा, और n की वैल्यू 2 रखा इसको निकालने तो 2 × 2 4 - 1 3 आएगा। तो जो नंबर का टर्म होगा उसी नंबर की वैल्यू सीधे सीधे निकल के आ जाएगी, उसी टर्म की वैल्यू। इसलिए मैंने nth नंबर के टर्म को 2n + -1 में से 2n - 1 के फॉर्मेट में लिखा है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल मैंने माना है। ठीक है। पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो पहला नंबर इवन बनेगा पॉजिटिव में 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो ये 2 की टेबल ही तो बनेगी एक तरीके से देखा जाए तो। nth नंबर क्या बन जाएगा 2n, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सेकंड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड नंबर में 3 से, फोर्थ नंबर में 4 से, तो nth नंबर में n से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो nth नंबर की टर्म आ जाएगी। हमें इनके सम निकालने हैं।
या तो मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें पता हूँ मैं लिख सकता हूँ, तो एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर दूसरा वाला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहला मैं दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा, बाकी दोनों एक तरीके से करूँगा, दूसरे से तुम करना घर पे। तो जो पहला पार्ट ए हमें गिवन है, इसमें गिवन है कि एन नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे एन नेचुरल नंबर्स। इसका सम निकालना है, ये सीरीज बना ली मैंने, एस एन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये एन नंबर तक। तो दो तरीके से कर सकता हूँ। मेथड वन, या तो मैं लिखूँ कि एन नंबर ऑफ टर्न है, एस एन लिखना है, तो एन बाई एन इंटू ए प्लस ए एन डिवाइड बाई टू, इस फॉर्मूले से कर लो। तो ये एन बाई टू इंटू पहली टर्म है वन प्लस एनथ नंबर की टर्म है एन, तो ये आ गया सीधे ही वैल्यू आ गई, फॉर्मूला आ गया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये एन नेचुरल नंबर्स का जो वन से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव, जो सॉरी जो एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एन तक, उसका सम आ जाएगा। अगर हमें दूसरे मेथड से निकालना है, चलो पोलियो निकाल लेते हैं, दूसरे मेथड से निकालना है तो हम एस एन लिखेंगे ए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस सीक्वेंस में अगर मैं देखूंगा तो डी की वैल्यू कितनी है, वन, वन से ही तो बढ़ रहा है, तो हर जगह वन का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू वन है। डी की वैल्यू वन है तो हम लिखेंगे एन बाई टू इंटू, और टू इंटू पहली टर्म जो थी वो वन थी, तो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी भी वन है, तो ये बन जाएगा एस एन जो होगा वो एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस वन, और टू प्लस एन माइनस वन ये एन बाई टू, टू माइनस वन वन बन जाएगा, तो ये एन प्लस वन बन जाएगा, यानी कि nth नंबर का सीक्वेंस का सम आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। किसी भी तरीके से निकाल लो, ये तुम्हें याद रखना है, ये बहुत काम आएगा। एन नेचुरल नंबर्स का सम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, वन से अगर स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्लियर है क्या? यानी कि मैं बोलूँ कि हमें एस बोल दिया, वन प्लस एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 10 तक आ रहा है कि एक से लेकर 10 तक के जितने नंबर उसका सम बताओ, तो मैं सीधा लगा सकता हूँ अब एस एन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। तो एन आ जाएगा 10, भाई 1 से लेकर 10 तक एन की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, 10 नंबर के टर्म पे हो तुम, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई टू कितना बन जाएगा ये 55, तो 55 ही होता है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं एस लिखना चाह रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 पहले 100 नंबर्स का सम लिखना चाह रहा हूँ, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और ए की वैल्यू पहला कितना है 1, और डी की वैल्यू कितना है 1। या तो मैं इससे लगा लूँ, या फिर मैं एस एन लिख लूँ कि जो होता है वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, फॉर्मूला याद है हमें। तो एस एन कितना आ जाएगा, एन हमें 100 लिखना है, तो 100 इंटू 100 + 1 101 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 101। अरे क्लियर है क्या यार, 50 इंटू 101, तो पहले तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 101 को, तो ये 505 बन जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5050, तो एन जो है पहले 100 नंबर का सम वो बन जाएगा 5050। क्लियर है? तो ये पहले पार्ट में किस तरीके से निकालेंगे, जो हमें फॉर्मूला याद रखना है, और उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज में लेंगे, कहाँ कहाँ। सेकंड में देखें, सेकंड में हमारे पास एन पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं, और वो स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, 1 से लेकर के 1 3 5 7, और nth नंबर हम टर्म अगर हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसी से कर लेंगे कि a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी है 2, डिफरेंस 2 का है हमेशा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो nth नंबर का n पहले n नंबर के टर्म्स का सम आ जाएगा n बाई टू इंटू टू इंटू ए, यानी कि 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2, तो ये लिख देंगे n बाई टू इंटू ये बन जाएगा 2 प्लस एन 2n माइनस टू, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अब 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2, तो ये बन जाएगा n नंबर का सम बन जाएगा n बाई टू इंटू 2n, यानी कि 2 से 2 कट गया, n नंबर का सम n स्क्वायर बन जाएगा। पहले n ओड नंबर का सम n स्क्वायर बनता है, जैसे कि अगर मैं 1 + 3 लिखूँ, 1 + 3, तो ये क्या बन रहा है 4, इसमें 2 टर्म्स थे 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर ही तो बन रहा है 4। क्लियर है क्या? या फिर मैं बोलूँ कि 1 + 3 + 5 ओड नंबर से कितना बन रहेगा
5 और 3 4, 4 + 5 9, तो 3 टर्म्स हैं इसमें, तो 3 का स्क्वायर होना था 9, वो बन भी रहा है। अरे क्लियर है क्या यार? तो पहले पॉजिटिव ओड एन पॉजिटिव नंबर्स ओड नंबर्स का सम एन, पहले एन पॉजिटिव ओड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के बराबर होता है। ये इतना याद रहे जरूरी नहीं है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक तो वो फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d, वो तो हर जगह ही लग जाएगा। बट हाँ, ये तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n × n+1/2 होता है। बाकी ये तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फॉर्मूला लगा करके भी कर लेंगे, सारी चीज़ें तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार काम आता है तो वही रखना है बस। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, जो थर्ड पार्ट दे रखा था, थर्ड पार्ट दे रखा था n पॉजिटिव इवन नंबर्स का सम, n पॉजिटिव इवन नंबर्स का सम, यानी कि 2 4 6 8 और ये 2n, या तो पहली प्लस लास्ट वाली टर्म का सम डिवाइड बाई 2 इंटू एन कर दूँ, है ना, या फिर मैं वही फॉर्मूला लगा दूँ कि जो एस एन होगा n/2 इंटू 2a, ए कितना है 2 + n-1 इंटू डी कितना है, डी भी 2 ही है, इसमें भी तो 2 2 का ही डिफरेंस आता जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू ये बन जाएगा 4 + n-2n-2, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू ये क्या बन जाएगा यार, ये 2n + 2 बन जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा n/2, और इसमें से 2 कॉमन ले लेगा तो ये बन जाएगा n+1। अब 2 से 2 कट जाएगा तो n नंबर का सम, n इवन नंबर्स का सम आ जाएगा n × n+1। क्लियर है? यानी कि अगर मैं बोलूँ कि पहले दो और इवन नंबर लेता हूँ 2 और 4, तो 2 + 4 अगर देखूँ तो कितना बन जाएगा 6, तो ये n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 + 1 3, ये भी तो 6 ही बन रहा है फॉर्मूले से भी। तो मैं लिखूँ 2 + 4 + 6 कितना बन जाएगा, 6 + 6 12। तो अब मैं लिखूँ कि इसमें 3 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू 3, तो 3 × 3 + 1 4, 12 ही तो आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस के n नंबर्स का सम लिख सकते हैं अगर वो AP है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, n/2 2a + n-1 × d, या फिर n/n इंटू a + an/2, ये वाला फॉर्मूला है ना, n इंटू a + an डिवाइड बाई 2। ये तुम्हारा AP कंप्लीट है ना, इससे ज़्यादा हमें AP के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम मैथ्स के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, उसमें तो बहुत अलग अलग टाइप की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करोगे, बट हाँ फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें इतना आना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, दूसरे टाइप का प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, रेशियो सेम रहता है। ये देखा था हमने कि जो सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड बाई फोर सेकंड, फोर्थ बाई थर्ड, इसका रेशियो सेम रहता है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ एक सीक्वेंस लिख दूँ, मैं A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे AN तक n नंबर की सम की n नंबर की मुझे प्रोग्रेशन लिखनी है और वो GP होनी चाहिए। तो अगर ये n टर्म्स हैं तो इसमें GP होने की क्या कंस्ट्रेंट है फॉर GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम देखेंगे, अगर मैं सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दूं, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दूं, तब जो रेशियो आ रहा है, और जो थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करने पर जो रेशियो आ रहा है, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल होने चाहिए। यानी कि रेशियो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। ये A3/A2 होना चाहिए A4/A3 के इक्वल, ये होना चाहिए A5/A4 के इक्वल। और अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कहाँ तक, AN को AN-1 उससे जस्ट पिछले वाले टर्म से डिवाइड करने पर ये आ रहा है, अगर ये ऐसा है और इस R को मैं बोल दूँ ये कांस्टेंट बन जाए, इस रेशियो को मैं R बोल दूँ और ये R अगर कांस्टेंट है, तो इस R को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस R को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो बनेगा। कॉमन रेशियो जो R बनेगा वो कोई भी nth नंबर की टर्म्स को उससे पिछली टर्म n-1 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो R बनेगा, कॉमन रेशियो बोलेंगे उसको। क्लियर है क्या? और अगर GP है तो उसमें किन्हीं भी आसपास के दो नंबर्स का ये जो रेशियो है कहीं पे भी देखूं वो सेम ही आना चाहिए, वो कंस्टेंट है GP के लिए। क्लियर है क्या? अब GP बनाए कैसे बनेगी, अगर मैं बोलूं कि सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ये रेशियो R के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म का R टाइम्स हो जाएगा। पहले वाली टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी आ जाएगी।
अगर मैं A3/A2 लिखूंगा वो भी R ही है, तो मैं A3 को लिख सकता हूँ A2 इंटू आर, यानी कि पहली A1 को R से मल्टीप्लाई करा तो सेकंड वाली टर्म आ गई। अब A2 को जो सेकंड टर्म आई उसको मैं फिर से R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीसरी टर्म आ जाएगी। यानी कि एक तरीके से मैं R से मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस D होता था, तो पहली टर्म में D ऐड करने पर दूसरी आता था, दूसरी में D ऐड करने पर तीसरी आती थी, तीसरी में D ऐड करने पर चौथी टर्म आती थी AP में। वैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो अगर R है तो पहला जो भी टर्म है उसको R से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड टर्म आ जाएगी, उसको वापस से आर से मल्टीप्लाई करने पर थर्ड आ जाएगी, फिर जो आया उसको आर से मल्टीप्लाई करने पर फोर्थ आ जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है क्या यार? अब A2 की वैल्यू यही रख दो A1R, तो A1R इंटू आर, A1R इंटू आर, ये क्या बन जाएगा A1R²। यानी कि पहले टर्म में लिखूंगा फॉर्मेट में, तो थर्ड टर्म पे आने के लिए आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A1 जो था उसको आर से मल्टीप्लाई करके A1R, फिर वापस से A1R² थर्ड टर्म पे आने के लिए। तो तीसरे टर्म पे आने के लिए आर को कितनी बार मल्टीप्लाई करा गया है? 2 बार। इसी तरीके से मैं A4/A3 भी लिखूं तो ये भी R के इक्वल होगा, तो जो A4 होगा वो A3 टाइम्स R होगा, और A3 को यानी कि ये इसको R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा A1 टाइम्स R⁴। तो फोर्थ टर्म पे आने के लिए A1 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसी तरीके से जनरलाइज लिखूं कि जो AN होगा वो पिछले जो पहली टर्म होगी A1, N तक पहुंचने के लिए पहले वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? N-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं पावर कितनी हो जाएगी? N-1। ध्यान से सुनो, जब मुझे सेकंड टर्म पे पहुंचना था तो 1 बार आर से मल्टीप्लाई करा, थर्ड पे पहुंचना था तो 2 बार आर से मल्टीप्लाई कर दिया, जब फोर्थ पे पहुंचना था तो 3 बार। जिस नंबर के टर्म पे पहुंचना है उससे एक कम बार मल्टीप्लाई कर रखा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो A1 से करना स्टार्ट करना है। तो पहली बारी ये मल्टीप्लाई हुआ और 3 बार ये, तो चौथे टर्म पे पहुंच गए ना। वैसे ही पहली बारी में ये हुआ और N-1 ये टर्म्स, तो टोटल N नंबर ऑफ टर्म्स होगी पहला और ये। तो nth नंबर की टर्म जो होगी वो पहली टर्म को R⁴ करने से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी। क्लियर है क्या? यानी कि पहले टर्म को आर से N-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने टाइम्स, तब जा करके वो nth नंबर की टर्म बनेगी। क्लियर है? तो अगर हम इसका जनरल स्पेसिफाइड फॉर्मेट लिखें उसी जीपी का, जैसे एपी में लिखा था, फॉर A1 इक्वल टू A बोलूँ, उसको फर्स्ट टर्म बोल दूँ, और जो R है उसको अगर मैं कॉमन रेशियो बोलता हूँ, तो सबसे पहले तो अगर मैं जीपी की लिखना चाहूँ, सॉरी कॉमन रेशियो अगर मैं R लिखना चाहूँ, या फिर nth टर्म मैंने जो लिखा था वो nth टर्म लिखना है हमें, तो nth टर्म हमने क्या निकाली थी कि अगर हमें n नंबर की टर्म चाहिए तो पहली टर्म को R से N-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि A इंटू R⁴ अब A1 को तो हमने A मान ही लिया ना, तो ये 1 हटा दो वापस से। पहली टर्म को A बोल दिया, कॉमन रेशियो को R बोल दिया, तो A इंटू R⁴ nth नंबर की टर्म बन जाएगी। कॉमन रेशियो जो रहेगा तुम्हारा, कॉमन रेशियो वही है कि जो R होगा वो किसके बराबर होगा? कोई भी nth नंबर की टर्म को डिवाइड कर दो उससे पिछली टर्म N-1 नंबर वाली, ये तुम्हारा कॉमन रेशियो रहेगा जीपी के अंदर। साथ में जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, या फिर हम बोलूँ यहाँ पे जो जीपी बनेगी वो कैसी दिखेगी? तो पहली टर्म अगर A है उसको R से मल्टीप्लाई करोगे तो अगली टर्म आ जाएगी, उसको भी R से मल्टीप्लाई करोगे तो अगली, उसको भी R से करोगे तो अगली, उसको भी R से करोगे तो अगली, और जैसे जैसे R से मल्टीप्लाई करते जाओगे R की पावर बढ़ती जाएगी, और ये A इंटू R⁴ ये nth नंबर का टर्म होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो एक बार देख लो इसको, अपने नोट्स ढंग से कंप्लीट कर लो, समझ लो क्या किस तरीके से है, और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन जीपी, जो गिवन जीपी है उनके 5वें टर्म बताने। 2 जीपी गिवन है जिसमें A की वैल्यू सेम है लेकिन R अलग अलग है, पहली बारी R2 है, दूसरी बारी R-2 है। सिंपल अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, पहले ही क्वेश्चन में A की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू +2 ही है। अगर मैं सीरीज ही लिखना स्टार्ट कर दूं सीधे ही, तो पहला टर्म 2 था, रेशियो 2 है, यानी कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। सेकंड बाई 1 क्या है? 2 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? पहले को R से मल्टीप्लाई करो, तो अगली बारी क्या करना है? R से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 बन जाएगा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना R से, तो ये 8 बन जाएगा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो कि R है, तो ये 16। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये 32। 5वें नंबर की टर्म बन गई शायद, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पे पहुंचे हैं जस्ट। तो 5वें नंबर की जो टर्म आएगी उसको मैं 32 लिख सकता हूँ कि इस सीक्वेंस में, यानी कि इस जीपी में 5वें नंबर का टर्म होगा 32।
या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई और बड़ी टर्म पूछ ली थी, 110 नंबर की टर्म पूछ ली होती, तो क्या मैं 110 बार ऐसे लिखता, टू से मल्टीप्लाई कर करके? नहीं लिखता। फिर मैं फॉर्मूला लगाता कि nth नंबर का फॉर्मूला बनता a इंटू आर की पावर n-1। तो a कितना है 2 और r कितना है 2, उसकी पावर भी n-1। और ये nth नंबर का बनेगा यहाँ के लिए। nth कौन सा निकाला अपने को? 5 नंबर का, तो 2 इंटू 2 की पावर 5-1। अब ये 2 की पावर 1 ही तो है, तो ये ऐड हो जाएंगे 2 की पावर 1 प्लस 5-1, यानी कि 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्त? 32। आ जाएगा आंसर, किसी भी तरीके से निकालो, आंसर आना चाहिए। ये मैंने बताया, अगला तुम खुद से करके ट्राई करो और फिर मैं जो बताऊंगा उससे सॉल्यूशन मैच करना, तुम्हारा जो तुमने किया वो सही किया है कि नहीं किया, है ना? ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है तुम्हें। सेकंड पार्ट खुद से करके आओ और फिर मैं जो करवा रहा हूँ उससे कंपेयर करो। r इक्वल टू -2, a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू -2 है। पहला टर्म 2 ही है, r की वैल्यू 2 है, यानी कि हर बार r से मल्टीप्लाई करते जाने पर अगला टर्म आता है। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो क्या बन जाएगा? -4। फिर से -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 प्लस का 8 बन जाएगा। फिर से -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 16। फिर से -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 32। और यही पांचवा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये पांचवा टर्म है बेटा। तो A5 यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 32 ही आ रहा है, जबकि R अलग था, -2 था, बट फिर भी पांचवा टर्म सेम आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में बार बार माइनस से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो प्लस बनता जाएगा अल्टरनेट पे। तो इसमें होगा क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नंबर और अल्टरनेट नेगेटिव नंबर आएंगे, एक के बाद एक पॉजिटिव आएंगे, एक के बाद एक नेगेटिव आएंगे। तो पांचवें नंबर का टर्म जो बनेगा वो 32 बन जाएगा। या फिर बेटा फॉर्मूला तो है ही अपने पास में किसी भी नंबर को निकालने के लिए, तो ए एन जो बनता है वो a इंटू आर की पावर n-1 बनता है। यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और r की वैल्यू -2, -2 की पावर n-1, ये nth नंबर की टर्म बनेगी। तो ए एन क्या बनेगा? 2 इंटू -2 की पावर 5-1, और -2 की पावर 5-1 क्या बन जाएगा? 4। तो अगर मैं 6 नंबर की पूछता तो 6-1 5, तो -1 की पावर ओड होती, तो माइनस तो नेगेटिव में नंबर आता वो। और देखो अब अगर फिफ्थ नंबर की पूछी है तो 5-1 4, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 2 इंटू -2 की पावर 4, और इवन पावर होती है नेगेटिव नंबर की तो वो पॉजिटिव में ही आता है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 के बराबर ही, यानी कि ए एन बन जाएगा 32। क्लियर है क्या? -1 की पावर 4 तो 1 ही बन गया, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर 2 की पावर 5 बन गए। क्लियर है क्या यार? ध्यान से देख लो, दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि पहली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो 1 है, और थर्ड टर्म यानी कि A1, तो यानी कि a की वैल्यू 1 है, और A3 जिसको बोलेंगे वो है 1/4, और GP है। ठीक है ना, बोला हुआ है कि एक GP है जिसका पहला टर्म 1 है और तीसरा टर्म 1/4 है। तो थर्ड टर्म जो बनेगा वो a इंटू आर की पावर 2 बनेगा ना भाई। पहला टर्म a होगा, अगला AR होगा, उससे अगला AR² होगा, थर्ड नंबर का टर्म, है ना। A3 क्या बनेगा? a इंटू आर की पावर 3-1, 3-1 बन जाएगा 2, n-1 होता है पावर में। तो ये AR², a इंटू आर स्क्वायर तुम्हें दे रखा है कितना बेटा? 1/4। अब a की वैल्यू रखो, 1 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? +1/2 भी हो सकती है, या फिर r की वैल्यू -1/2 भी, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों का स्क्वायर 1/4 होता है। तो r जो है बेटा वो 1/2 भी हो सकता है और 1/4 भी, सॉरी, +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। तो अगर +1/2 हुआ तो पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? 1/2। उससे अगला टर्म मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, बन जाएगा 1/4। उससे अगला टर्म जो बन जाएगा 1/8, और ये चलता रहेगा। नेगेटिव वाला ले लूंगा तो मैं बन जाएगा 1, अगला टर्म -1/2 से मल्टीप्लाई करके -1/2, फिर से -1/2 से मल्टीप्लाई करके ये प्लस में बन जाएगा 1/4, फिर -1/8 प्लस 1/16, इस तरीके से चलता जाएगा, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आते रहेंगे। क्लियर है क्या यार? अब हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स nth टर्म। nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे? nth टर्म होता है a इंटू आर की पावर n-1,
तो nth टर्म में a की वैल्यू आ जाएगी 1 और r की वैल्यू 1/2 की पावर n-1, तो nth नंबर आ जाएगा हाफ की पावर n-1 इस वाले में। और इस वाले में अगर r की पावर माइनस r की वैल्यू -1/2 अगर हमने लेनी हुई तो a इंटू आर की पावर n-1 ही होता है। a की वैल्यू इसमें भी 1 है लेकिन r की वैल्यू -1/2 है उसकी पावर n-1, तो इसमें nth टर्म जो बनेगा वो -1/2 की पावर n-1। अब तुम बोलोगे कि सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, माइनस हटा दें तो फर्क पड़ेगा। जब पावर ओड होगी तो नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा। इवन होता अगर हमेशा, अगर पावर हमेशा इवन होती तो हम उसको हटा देते, प्लस -1 की पावर इवन नंबर वो प्लस बनता। बट अब यहाँ पे हर बार अलग आंसर आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अलग 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 टर्म्स जो आएंगी वो अलग अलग आएंगी साइन के साथ में। क्लियर है क्या यार? ध्यान से देख लो, इसमें कोई समस्या है तो बता दो, है ना। और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी जाके तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है। बार बार तुम ऐसा वीडियो पे आओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, उसको पढ़ते हुए चलो, है ना। रिवीजन में भी फ्यूचर में काम आता रहेगा तुम्हारे। उसके बाद में देखूँ कि जो हमने एपी का सम पढ़ा था वैसे ही जीपी का भी सम होता है। जीपी के भी अगर एन टर्म्स हुए तो उसका सम किस तरीके से लिखेंगे। जीपी के एन टर्म्स का सम लिखेंगे, सीक्वेंस लिखा पहले, तो पहले जो सीक्वेंस बनेगी वो पहला टर्म ए, फिर अगला टर्म ए इंटू आर, फिर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर हमें सीरीज लिखनी है इसका सम, सीरीज या फिर बोलूँ सम, तो एस एन नंबर का सम, एस एन लिख दिया उसको, पहला टर्म ए, उसमें ए आर ऐड करा, फिर ए आर स्क्वायर ऐड करा, ए आर क्यूब ऐड करा, इस तरीके से ये ए इंटू आर की पावर n-1 ऐड कर दिया। क्लियर है? अब अगर मैं इसको देखूं तो सीधे सीधे ए कॉमन लेकर के करूंगा, तो जब मैं ए कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। अब ये तो हमें सम निकालना ही है ना, इसमें आर से मल्टीप्लाई होती जा रही चीज़ें, इसमें भी आर से। अगर हमें इसका सम पता होता तो हम लिखते ही क्यों, हमें तो इसका फॉर्मूला ही तो कैलकुलेट करना है कि जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते जाते हैं जीपी बनती है तो उसका सम क्या आता है। अब मैं इसको मैं दूसरा वाला वो जुगाड़ भी नहीं लगा सकता कि जो एस एन है उसमें ए इंटू आर की पावर n-1 लिखूँ, फिर ए इंटू आर की पावर n-2 लिखूँ, क्योंकि जब मैं अब ऐड करूँगा तो वो सारी चीज़ें ऐड नहीं होंगी, पावर्स थोड़ी ऐड हो जाएंगी ऐड करने पर। अगर मैं 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो ये 2 की पावर 5 थोड़ी होता है, और 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 होता है तो 2 की पावर 5 होता है ना। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, समीशन में तो होती नहीं है, तो ये तो कोई सेम नंबर बनेगा नहीं, हर बार अलग नंबर बनेगा एडिशन से, तो ये तो कोई अच्छा आइडिया नहीं है। आइडिया क्या हो सकता है, मुझे टर्म एलिमिनेट करनी है, जैसे उस पर भी क्या करा था हमने, रिवर्स में लिख करके और ऐड करके हमने सेम टर्म बना ली थी। यहाँ पे हम टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं जो ये यही सेम जो सीक्वेंस था, सीरीज थी, इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आर टाइम एस एन बन जाएगा लेफ्ट में। राइट में क्या होगा, ए को आर से मल्टीप्लाई करके ए आर बनेगा, ए आर जो होगा वो ए आर स्क्वायर बन जाएगा, ए आर स्क्वायर है वो ए आर क्यूब बन जाएगा, ए आर क्यूब जो है वो ए आर की पावर 4 बन जाएगा, और ऐसे चलते चलते ए आर की पावर n-1 जो है वो ए इंटू आर की पावर n बन जाएगा। समझ में आएगी बात, हर जगह पावर 1 बढ़ जाएगी आर की। अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, है ना। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो एक तरीके से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से इसमें से ये वाली चीज़ें माइनस करूँगा, इस वाली सीरीज में से मुझे ये वाली चीज़ें माइनस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, जब इसमें से ये माइनस करूँगा ये वाली लाइन, तो ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कट जाएगा, और 4 से ए आर पावर 4 एस कटता जाएगा। तो बोल रहा हूँ ए आर से तो ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, इस तरीके से जो पहले ए आर की पावर n-1 होगा उससे ए आर की पावर n-1 कट जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे तो ये बचेगा, ठीक है ना। जो रिमेनिंग होगा यहाँ पे तो बचेगा ये, और यहाँ पे बचेगा ये, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि हम माइनस एस एन को माइनस लिख रहे हैं। तो 2-1 करूँगा तो आर एस एन में से एस एन माइनस हुआ, पॉजिटिव में तो बना ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन बचा, और माइनस में ये ए रह गया। क्लियर है क्या? ये वाला स्टेप ध्यान से देख लो, मैंने एक ही जगह पे पूरा लिख के बता दिया, तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा से देख लो और आगे चलते हैं। ये तुम्हें रिलेशन मिला, हमें तो एस एन चाहिए ना यार। आर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा, सॉरी एस एन कॉमन ले लो, तो एस एन कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा r-1, और ये बन जाएगा इन दो, इस तरफ भी ए कॉमन ले लो तो बन जाएगा आर की पावर n-1। तो जो n नंबर का टर्म्स है, सॉरी सम है, n टर्म्स का सम वो a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन में r-1, ये इनिशियली n नंबर, सॉरी जीपी के इनिशियल n टर्म्स का सम बनेगा, ये तुम्हें याद रखना।
क्लियर है क्या? इसमें हम खास बात यह है कि जो डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, अगर r 1 हो गया ना मित्र, तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 0 और ऊपर भी 0 माइनस 0, r की वैल्यू 0, तो सॉरी 1 माइनस 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 बाई 0 होता है नॉट डिटरमाइंड, नॉन डिटरमाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, है ना। ये फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होता 0 बाई 0, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम ये जो फॉर्मूला लगाएंगे वो तब लगाएंगे जब स्टार मार्क कर लेना एक्स, इसका जो कंडीशन है जहाँ पे r की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जब r 1 हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। r 1 होगा तो होगा क्या, ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है, जब r की वैल्यू 1 होगी और r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 में पहली टर्म a लिखूंगा, अगली ए आर, अगली ए आर स्क्वायर, अगली ए आर क्यूब, और ये ए आर की पावर n माइनस 1। जब r 1 हुआ तो हर जगह r 1 रखोगे तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 1 1, r फिर 1 की पावर जो मर्जी कर लो वो 1 ही रहेगा। तो फिर जो सीक्वेंस बन जाएगी वो बन जाएगी ए ए ए ए ए और n टाइम्स। तो अब जो इसका सम होगा एस एन, वो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार लिखूंगा, n टाइम्स। तो n टाइम्स सेम ही नंबर को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, n ए। क्लियर है क्या? क्योंकि जब r की वैल्यू 1 होगी ना तो रेशियो 1 आ रहा है, रेशियो 1 आ रहा है मतलब कि चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं। जो अगर पहले 2 था तो रेशियो 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी 2 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, सेम ही रहेगा। यानी कि उस जीपी में रेशियो 1 रहेगा तो वो सारे नंबर्स जो आएंगे वो सेम रहेंगे, तो वो ऐड होकर के n टाइम्स हो जाएंगे एक तरीके से, n इंटू ए बन जाएगा तुम्हारा सम, अगर r की वैल्यू 1 है तो। उसके अलावा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, साथ में ये भी होना चाहिए फॉर फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज यानी कि n जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, n इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सीरीज के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होने चाहिए, है ना। फाइनाइट, n की वैल्यू फाइनाइट है ना हमारी, तो हम एक n फाइनाइट वैल्यू के लिए, यानी कि किसी सीक्वेंस में जीपी जब बनेगा उसमें 10 टर्म का सम होगा, 100 का होगा, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का होगा, लेकिन ये फाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट सीरीज नहीं होनी चाहिए कि इनफाइनाइट सीरीज है और उसका अब टोटल सम बना बताओ, n की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फाइनाइट कितनी भी हो, चाहे बड़ी, कितनी भी बड़ी फाइनाइट हो, लेकिन होनी फाइनाइट चाहिए, हम वो वैल्यू लिख पाएँ। इनफाइनाइट ना होना चाहिए कि भाई n की वैल्यू लिख ही नहीं पा रहे, इतनी बड़ी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एक तो r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय, और n फाइनाइट होना चाहिए, r की वैल्यू 1 होगा तो वो n इंटू ए हो जाएगा। सही है क्या? तो देखो अगला क्वेश्चन करो, इसी सम ऑफ जीपी पे डिपेंडेंट। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग जीपी। इस जीपी का पहले 10 टर्म्स का सम लिखना है हमें, तो या तो पहले 10 टर्म लिखूं और उनको एक एक करके ऐड करूं, बट वो थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। उसी से बचने के लिए तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ए की वैल्यू लिखो 1 है, और आर की वैल्यू देखो कितना है, आर की वैल्यू देखोगे तो देखो -2/1 करोगे तो -2। आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, A2/A1 लिख सकता हूँ ना, या फिर मैं आर को कोई भी जनरल लिख सकता हूँ, A3/A2 कर लो, या फिर A4/A3 कर लो, कोई कुछ भी कर लो। यहाँ पे हर बार जो आएगा वो -2 ही आएगा। -2/1 करोगे तो -2, 4 डिवाइड बाई -2 करोगे तो 4/-2 -2 ही रहता है, -8 डिवाइड बाई 4 करोगे तो -2, 16/-8 करोगे तो -2, आर वन की वैल्यू आ जाएगी -2। अब पहले 10 टर्म्स का एस एन जो बनता है वो a टाइम्स r⁻n-1 अपॉन में r-1। r की वैल्यू 1 नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है, 1 नहीं है, -2 है, तो ये लग सकता है फॉर्मूला। n की वैल्यू इनफाइनाइट भी नहीं है तो लग जाएगा। हमें 10 टर्म्स का सम बताना है, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 1, इनटू में r की पावर यानी कि -2 की पावर कितनी है 10, -1 अपॉन में r यानी कि -2 -1, ये कितना बन जाएगा 1 इंटू -2 की पावर 10, -2 की पावर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, साथ में 2 की पावर 10 होता है 1024, -1 अपॉन में ये -2 और -1 कितना बन जाएगा -3, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो नेगेटिव आएगा, कितना
1023 अपॉन में 3 माइनस में, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं 11 टर्म ले लेता, 11 टर्म्स ले लेता, तो ये 11 बनता, तो ये नेगेटिव नंबर आता, नेगेटिव और बाई नेगेटिव पॉजिटिव, तो 11 टर्म्स का सम इसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन 10 टर्म्स का सम नेगेटिव है। तो इवन नंबर का जो इवन नंबर की टर्म्स होंगी उनका सम तो इसमें नेगेटिव आएगा इस सीरीज में, ऑड नंबर की टर्म्स होंगी उनका सम पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ऑड देखो, ऑड पहला 1 है, इसका सम 1। इवन देखूंगा तो इवन जो नंबर है वो ज़्यादा नेगेटिव है, जब भी मैं कोई सेट लूंगा उसमें इवन नंबर होंगे वो बड़े होंगे और नेगेटिव होंगे। तो 1 और 2 में से -2 बड़ा है, तो ये सॉरी मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है, तो सम में बनेगा -1। जब मैं 3 को ऐड करूंगा ना, 3 में क्या होगा, फिर जब थर्ड वाला ऐड होगा तो वो इस वाले से ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होगा, इस वजह से वो प्लस बन जाएगा। देखो 4 + 1 5 -2 3 बन जाएगा इनका सम। जब मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा तो अब सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वाले बड़े हैं अपने आसपास के पॉजिटिव वालों से, अपने पीछे वाले पॉजिटिव से नेगेटिव आगे वाला बड़ा है, तो इस वजह से ये इनका सम बन जाएगा 8 - 2 -10, और ये प्लस का 5 तो ये -5। इस तरीके से जब इवन नंबर्स का सम लिखूंगा तो नेगेटिव आएगा, ऑड नंबर का सम लिखूंगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा। इस सीक्वेंस में, हमेशा नहीं है, इस सीक्वेंस में ऐसा हो रहा है। क्लियर है क्या यार? तो 1023 -1023 अपॉन में 4 इसका आंसर, -1023 अपॉन में, हाँ -1023 अपॉन में 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे चलते हैं। फाइंड सम ऑफ 6th टर्म ऑफ टू 10th टर्म, यानी कि एक सीक्वेंस लिखिए, इसमें 6ठे नंबर की टर्म से लेकर के 10वें नंबर की जो टर्म होंगी उन सब का सम बताना है, टोटल नहीं बताना, 6 से 10 तक का। तो ये तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें टर्म्स में खिला रहा है। ए की वैल्यू 1 है इसमें, और आर की वैल्यू देखोगे तो कितनी है, आर की वैल्यू A2 है -1/2, और A1 है 1, तो आर बन जाएगा A2/A1, ये बन जाएगा -1/2। और आगे चेक कर लें क्या ये जीपी बन भी रही है, तो इन दोनों का रेशो -1/2, इनका भी -1/2, इसका भी -1/2, या फिर बोलूँ कि हर बार -1/2 से मल्टीप्लाई होते हुए चल रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी है -1/2, तो वो हर बार सेम ही आ रहा है आर, तो ठीक है। अब मैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 इस तरीके से है। मुझे देखो इन सब का सम लिखना है 6 से लेकर के 10 तक का, तो मैं क्या करूं, या तो इन सब को लिख करके और इनको ऐड करूं, या फिर मुझे जो फॉर्मूला लिखाया गया है SN जो होता है वो A × R⁻n - 1 अपॉन में R - 1, ये तो n टर्म्स के लिए स्टार्टिंग वाली पहली से लेकर के किसी भी जनरल n तक का था। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक तो यूज़ में ले नहीं सकता क्योंकि ये पहली टर्म तो है नहीं, तो अगर मैं इसको पहली टर्म बनाऊँ, या तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको पहली टर्म मानूँ, तो ये फिर कौन सी टर्म हो जाएगी, 5वीं, तो फिर मैं n की वैल्यू 5 रखूँ। या फिर मैं ये कर सकता हूँ, मैं पहले 1 से लेकर के 10 तक का सम लिखूँ, उसमें से 1 से लेकर के 5 तक का माइनस कर दूँ, तो 6 से 10 तक का बच जाएगा। अरे क्लियर है क्या यार? तो जो nth टर्म्स का n टर्म्स का सम जो होता है उसमें A × R⁻n - 1 अपॉन में R - 1 लिखा है, उसको मैं लिख सकता हूँ कि 6th से 10 तक का सम लिखना है, तो टोटल 10 टर्म्स का सम लिखो, उसमें से 5 नंबर का 1 से 5 तक का सम जो है पहले 5 का सम माइनस कर दो, तो 6 से 10 तक के टर्म्स का सम आ जाएगा। अब पहले 10 टर्म्स का सम लिखने के लिए A × R⁻10 - 1 अपॉन में R - 1, और 5 टर्म्स का लिखने के लिए A × R⁵ - 1 अपॉन में R - 1। अब R की और A की वैल्यू पता है, इसमें रख देंगे। A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू कितनी, -½ है, तो -½ की पावर 10 - 1 अपॉन में -½ -1 इंटू ये -1 की पावर -1/2 की पावर 5 -1 अपॉन में -1/2 -1, ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 10, यानी कि 1/1024 डिवीजन में आ जाएगा इस बार 1/1024 -1 अपॉन में ये नीचे क्या बन जाएगा -3/2, माइनस में ये बन जाएगा क्या तुम्हारे पास, ये नेगेटिव नंबर ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, तो माइनस का 1 अपॉन में 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 × 2 4 8 16 32, माइनस का 32 -1 अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा -3/2। क्लियर है क्या यार? इसको आगे सोल्व कर लेंगे, मतलब अब ठीक है, ये 2 इसको लिखेंगे तो ये माइनस का 1023 अपॉन में -3/2 इंटू 1024, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस का 33 अपॉन में -3/2 इंटू 32, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ का माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
तो थोड़ी सी मैथ है, इसको आगे सोल्व कर लेना यार। ये 1023 अपॉन में ये क्या बन जाएगा, 2 से कट जाएगा पहले तो, फिर 3 से मल्टीप्लाई। आगे तुम सोल्व कर लेना इसको, मतलब मैथमेटिक्स है उसके बाद में तो कुछ मतलब कैलकुलेशन है सिंपल वाली। सिंपल तो नहीं है, थोड़ी सी वो है, बट हाँ ये इससे आंसर आ जाएगा। पूरा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, और इतना बड़े डिवीजन में करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम वेस्ट ही जाएगा। तो ये तुम कर लेना आराम से, है ना। जो मेथड है, जो थॉट प्रोसेस हो सकती थी बीच के किसी भी टर्म्स के पूछने का, वो बता दिया कि इनिशियल से लास्ट वाले का पूछ लो, इनिशियल से उससे जस्ट पहले तक का पूछ लो, तो बचे हुए का आ जाएगा माइनस करने पे। या फिर तुम्हें 6 से 9 तक का ही पूछे तो पहले 6 वाले को ही पहली टर्म बोल दो, तो फिर ये 2 3 4 ये 4 टर्म का निकाल लो, इसको पहली मान करके और लिख लो, और फिर 4 टर्म जो है उसमें n की वैल्यू 4 लग के और फिर उसका सम निकाल लो। ऐसा भी कर सकते हो तुम। तो इसमें जैसे 6 से 10 का निकालना है तो इसको 1 बोलोगे तो 2 3 4 5, तो टोटल 5 टर्म मान करके n की वैल्यू 5 रखो, a की वैल्यू 1, ये a6 को a मान करके, और r की वैल्यू तो उतनी रहेगी, वो लग के भी तुम कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या यार। तो काफ़ी तरीके हो सकते हैं, काफ़ी थॉट प्रोसेस हो सकती है। तो सबसे पहले हमने बोला था कि जो हम एस एन लिख रहे हैं, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, उसमें n इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी सीरीज नहीं होनी चाहिए, और साथ में r की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए थी, r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए थी। r की वैल्यू 1 पे क्या होगा वो हमने देख लिया, लेकिन इन्फाइनाइट सीरीज होगी तो क्या होगा ये हमने नहीं देखा। ठीक है क्या। r की वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना तुम्हारी सीरीज के अंदर। जब तुम्हारी सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि जो सम होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं 1 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 8 ऐसे करता जाऊँ, तो अगर मैं बढ़ाता जाऊँ तो वो इनफाइनाइट नहीं बन जाएगा क्या, और माइनस में मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो वो माइनस इन्फिनिटी जा सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तभी होगा जब आर का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, यानी कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दो तरीके की सीरीज बन सकती है। वो कैसे डिफरेंशिएट होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जिंग सीरीज बना देगा तुम्हारा। समझ में आएगी बात, डाइवर्जिंग जीपी बन जाएगी तुम्हारी। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेस देन 1 है, यानी कि मैं बोलूँ, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, आर खुद 1 से -1 के बीच में होगा, लेकिन आर नॉट इक्वल टू 0, 0 तो हो ही नहीं सकता, आर की वैल्यू 0 ही हो गई, तो फिर मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0 0 ही बन जाएगा ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। पहला टर्म ए लिखा, अगला टर्म ए इंटू 0, 0 बन गया, अब उसको 0 से फिर से मल्टीप्लाई, तो कोई टर्म बनी ही नहीं फिर तो। ठीक है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए, आर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अगर आर की वैल्यू 0 कर भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। फॉर्मूला तो यहाँ वाला लग भी जाएगा, बट आर की वैल्यू 0 का कोई सेंस नहीं है। बट हाँ, अगर तुम फॉर्मूले की बात करोगे, फॉर्मूले तो वैलिड है, उसके लिए तुम्हें अलग से इसके आर नॉट इक्वल टू 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब फॉर्मूला बनेगा क्या, ऐसे सीक्वेंसेस जो बनेंगे वो बनेंगे डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग, है ना। वो किसी एक छोटी वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रही होंगी, ये हमेशा बढ़ रही होंगी वैल्यू, या फिर नेगेटिव में बढ़ रही होंगी या पॉजिटिव में बढ़ रही होंगी, तो लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रही होंगी जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो। लेकिन आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड वाइज घट रही होंगी चीज़ें। यानी कि एक तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करते चलो तो बढ़ती जाएंगी चीज़ें, एक 1/2 से मल्टीप्लाई करते चलो 1 से छोटे नंबर से, तो वो घटती रहेंगी चीज़ें। वैसे वाली बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, इसमें एक अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि पहला तुम्हारा टर्म 2 है, अब आर की वैल्यू मान लो 2 ले लिया तुमने, है ना। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी ना यार। अगर मैं इन्फाइनाइट सीरीज लिखूंगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, डाइवर्ज कर रही है। इसका जो इन्फिनिटी का सम लिखूंगा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक बन जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर्स की सीरीज होती तो मैं बोलता ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस केस में जो होगा एस इन्फिनिटी वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड बोलूँ प्लस माइनस इन्फिनिटी बोलूँ, एक तरीके से वो तरीके का रहेगा। तो ये वाली चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं आएंगी। ठीक है ना। इसके बारे में तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ें, वो हम कन्वर्जिंग सीरीज के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। डाइवर्जिंग सीरीज में तुम्हें पता है चीज़ें डाइवर्ज हो रही हैं, किसी फिक्स नंबर को अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे, हम नहीं बता सकते भाई। लेकिन जो कन्वर्जिंग सीरीज होंगी जो हमें पढ़नी है, जो हमारे क्वेश्चंस भी इस पे आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
है ना। ये वाला फॉर्म जैसे nth नंबर की सीरीज में AP का सम, और वैसे ही GP में भी जो तुम्हारा n नंबर का सम जो था a इंटू आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाला फॉर्मूला है, कन्वर्जिंग इन्फाइनाइट सीरीज वाला। तो कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा, जैसे कि पहला टर्म अगर मैं 1 ले लूँ और r की वैल्यू ले लूँ 1/2, एक से छोटा नंबर, तो अगला टर्म बनेगा 1/2, 1/4, 1/8, और ये किसकी तरफ जा रहा है, छोटा होता जा रहा है वैल्यू, ये जीरो को टेंड करेगा धीरे धीरे आगे जाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 1 + 1/2 + 1/4 ऐसे करता जाऊंगा, तो ये जीरो को टेंड करेगा, एक फिक्स वैल्यू को, फाइनाइट वैल्यू को एंड करेगा। और इसका जो एन इनफाइनाइट होगा, इट विल टेंड टू, इसका जो सम होगा इट विल टेंड टू ए फाइनाइट नंबर। चाहे ये इनफाइनाइट सीरीज है लेकिन एक फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, इसका जो सम होगा वो कैसे होगा, हम कन्वर्जिंग सीरीज की बात करेंगे, है ना। फॉर कन्वर्जिंग जीपी, कन्वर्जिंग जीपी का मतलब हो गया कि जो आर का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, या फिर ऐसा बोल दूँ आर की वैल्यू 1 से -1 के बीच में है। एग्जाम्पल के लिए अभी ऊपर देख ही लिया हमने कि अगर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू 1 ले लो और आर की वैल्यू +1/2 लोगे, तो जो तुम्हारा जीपी बनेगा वो बन जाएगा 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि ए की वैल्यू 1 ही ले लूँ लेकिन आर की वैल्यू -1/2, क्योंकि -1 से 1 के बीच में हम बोले ना कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड एक से छोटा ही है इसका भी, -1/2 में का भी मैग्नीट्यूड तो +1/2 ही है। तो इस केस में पहला टर्म 1 होगा तो अगला -1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगला टर्म -1/2 आएगा, उससे अगला टर्म +1/4 आएगा, उससे अगला टर्म -1/8। हर बार माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस एक बार तो प्लस होगा, फिर प्लस वाला माइनस मल्टीप्लाई करो फिर से माइनस, इस तरीके से चलता जाएगा। क्लियर है गया, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगे। अगर हमें सम लिखना हो, क्या करना हो, सम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट कन्वर्जिंग जीपी, है ना, इसका सम लिखना है। कन्वर्जिंग जीपी है यानी कि आर का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, ये कंडीशन है इसकी। एन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम लिखा था वो एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमने कैलकुलेट करा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। तो ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1 ये बन रहा है। अब अगर देखो आर का मैग्नीट्यूड जो है वो एक से छोटा है, -1/2 लिखो चाहे +1/2 लिखो, 1/4, 1/8 कुछ भी लिखो, एक से छोटा लिखोगे। अगर मैं देखो इसको ध्यान से सुनना, है ना, अगर मैं बोल देता हूँ कि लेट से आर की वैल्यू 1/2 है, तो आर की पावर 1 1/2 बनेगा, आर की पावर 2 1/4 बनेगा, आर की पावर 3 1/8 बनेगा, आर की पावर 4 1/30 सॉरी कितना बन जाएगा 16 बनेगा। और अगर मैं आर की पावर 10 कर देता हूँ तो ये 1/1024 बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं बढ़ता जाऊँ आर की पावर इन्फिनिटी करूँगा तो ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी जो टेंडिंग टू 0 होगा। तो जब n टेंडिंग टू 0 होगा, फॉर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तुम्हारा r⁴ n टेंडिंग टू 0 होगा फॉर r का मैग्नीट्यूड लेस देन 1। अरे होगा कि नहीं होगा यार, अगर एक से छोटे नंबर की पावर बढ़ाता जाता हूँ तो वैल्यू कम होती जाती है ना, तो ये 0 को टेंड करेगा। तो फॉर s इन्फिनिटी जो a इंटू r⁴n-1 अपॉन में r-1 है, इसमें जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वाली वैल्यू किसको टेंड करेगी बेटा, 0 को। तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी का सम बन जाएगा a इंटू -1 अपॉन में r-1, और इसको लिख लेंगे, माइनस को नीचे ले जाएंगे तो a अपॉन में 1 - r, ये सम बनता है। a s इन्फिनिटी बन जाएगा a अपॉन में 1 - r। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कन्वर्जिंग सीरीज बन रही हो उसमें पहला टर्म a हो और जो कॉमन रेशो हो वो r हो और r एक से छोटा हो, तब जा कर के तुम्हारा जो उस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम आता है वो a अपॉन में 1 - r आता है। ये है फॉर इनफाइनाइट जीपी जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r लेस देन 1 है, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर है क्या, a अपॉन में 1 - r, ये तुम्हें याद ही रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलो इसको याद रखते हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन, इसमें पहली सीक्वेंस दे रखी है कि 1 1/2 1/4, ये
पहले सीक्वेंस में बात करें, ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये इस तरीके की सीक्वेंस बहुत बार आएगी फिजिक्स में, है ना। तो इसको ध्यान से देख लो कि जो पहला टर्म पहला है उसमें ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी है, देखो 1/2, हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो इसका जो मैं सम लिखूंगा एस इन्फिनिटी, तो ए अपॉन में 1 माइनस आर जब लिखूंगा तो ए की वैल्यू 1 है, अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 है। तो एस इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा, 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाकर 2 बन जाएगा। तो एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा बेटा, 2। तो अगर मैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8 इसको ऐड करता जाऊंगा तो ये इसकी वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। इनफाइनाइट सीरीज अगर मैं सम करूंगा, तो अगर मैं सम करूँ इसको किसके बराबर आएगा, ये सीरीज इन सभी नंबर्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 2 के इक्वल आएगा बेटा। समझ में आ रही क्या बात। यानी कि ये सारे के सारे नंबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/, ये सारे के सारे 1 के इक्वल आ रहे हैं, उसमें ये 1 ऐड होकर 2 बन जा रहा है। समझ में आई क्या बात। सेकंड वाला देखें, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है कि जो ए की वैल्यू है इसमें भी 1 है, ए की वैल्यू इसमें भी 1 है, आर की वैल्यू -1/2 है, क्योंकि 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करने पर -1/2, फिर से -1/2 से मल्टीप्लाई करने पर वो 1/4 बन जाएगा। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि ए की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू है -1/2। तो अब जो एस इन्फिनिटी लगाएगा ए यानी कि 1 अपॉन में आर 1 माइनस आर, आर की वैल्यू -1/2, साइन के साथ रखेंगे आर जो भी होगा। तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ का, 2/3। ठीक है। तीसरे पार्ट में देखें, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तीसरे पार्ट में ए की वैल्यू है 3 और आर की वैल्यू कितनी है 1/3। क्यों, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करोगे तब जाके 1 बनेगा, फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो यानी कि या तो 3 से डिवाइड करते जाओ या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो आर तो मल्टीप्लिकेशन का कोफिशिएंट यानी कि 1/3, तो आर की वैल्यू 1/3 है। अब इसमें एस इन्फिनिटी कैलकुलेट कर लो, इन्फिनिटी टर्म्स में ए है 3 अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर है 1/3, तो 3 अपॉन में ये बन जाएगा 2/3 यानी कि 9/2। तो एस इन्फिनिटी इस सीरीज का इन्फाइनाइट सम क्या हो जाएगा, इस इन्फाइनाइट सीरीज का सम क्या हो जाएगा 4.5, 9/2। यानी कि ये जो तुम्हें सीरीज दिख रही है इस सीरीज में ये 4.5 यानी कि 3 + 1 4, तो यही बन गया। बाकी बचा हुआ किसके बराबर है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 0.5 के बराबर है। क्लियर है क्या यार, ध्यान से देख लो ये चीज़ें। और एक लास्ट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये तुम्हें वीडियो पॉज करो, इसको लिखो और उसको खुद से ट्राई करो एक बार। यही इनफाइनाइट जीपी का जो है वो क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर था ये, जिसकी साइड लेंथ है ए, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, मिड पॉइंट्स जो हैं ये वाले, इनको ज्वाइन करके एक अंदर एक स्क्वायर बनाया। अब ये जो स्क्वायर बन गया, इसके मिड पॉइंट ये इसको ज्वाइन करके ये वाला छोटा स्क्वायर बनाया, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये वाला स्क्वायर बनाया। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये स्क्वायर बनाऊंगा, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसा स्क्वायर बनाऊंगा, उसके मिड पॉइंट को, और ऐसे इनफाइनाइट चलती रहेगी सीरीज। समझ में आई क्या बात, ये सीरीज ऐसे इनफाइनाइट तरीके से चलती रहेगी, छोटे से छोटा मैं बनाता जाऊंगा मिड पॉइंट को ज्वाइन कर करके। तो अब सबसे बड़े वाले का एरिया उससे छोटे वाले का एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ऐसे करता जाऊँ तो ये इनफाइनाइट जो स्क्वायर्स बनेंगे इनके एरियाज का टोटल सम कितना आएगा। क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक इनफाइनाइट सीरीज तो बन रही है, लेकिन क्या ये कन्वर्जिंग सीरीज बन रही है, हमें वो देखना पड़ेगा। बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड है वो ए दे रखा है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, जो मैंने एक्सप्लेन करा उसके हिसाब से इसको सोल्व करो, और मैं तुम्हें बताता हूँ आगे, उससे तुम वेरीफाई करो वापस आके। ठीक है, तो मैं सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो साइड स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। तो सबसे बड़े वाले का तो साइड हमें पता है ए स्क्वायर, अंदर वालों का साइड ही तो नहीं पता हमें। अगर अंदर वालों की साइड्स पता होती तो हम ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर करते करते वो निकाल लेते सम। सबसे पहले अगर हमें साइड बाहर वाले का पता था, तो जो भी होगी साइड का स्क्वायर करने पर एरिया बनेगा। टोटल साइड जो थी वो ए थी बाहर वाले की, यानी कि ये जो टोटल लेंथ थी वो ए थी, और ये मिड पॉइंट था, तो मैं इस लेंथ को a/2 बोल सकता हूँ क्या। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा अगले ही पल में। इसको मैं a/2 बोल सकता हूँ, तो सिमेट्रिक तरीके से इधर भी ये a/2 बन गया। तो क्या अब मैं ये वाली जो डिस्टेंस है
क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये वाली दोनों साइड मुझे पता है, तो क्या मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ क्या? इसको तो मैं बोलूँ A1, A1 जो है साइड ऑफ स्क्वायर 1, सबसे बाहर वाले को पहला स्क्वायर, फिर दूसरा स्क्वायर, फिर तीसरा स्क्वायर, फिर चौथा स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं। स्क्वायर 1 की साइड जो है उसको A बोलूँ, तो जो A2 होगा साइड ऑफ स्क्वायर 2 वो कितना होगा? उसके लिए जब मैं देखूंगा तो जो A2 है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये A2 है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो जो A2 बनेगा वो A2 जो बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। तो मैं A2 को लिख सकता हूँ √2 टाइम्स A/2 यानी कि A/√2, ये A2 बन गया। अब जो A2 आया इसमें देखूंगा कि ये अगर ये A2 है और ये A2 है, तो ये क्या बनेगा? ये A3 बनेगा। फिर ये A2/2, ये A2/2, तो ये A3 बनेगा, तीसरे वाले ट्राइंगल स्क्वायर का जो साइड है वो। तो ये A2/2, A2/2, ये रूट A2/2 बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो जो जैसे A1 अगर A था, जैसे अगर मैं A2 बोलूँ, A2 जो बना वो √2 टाइम्स A1/2 बना, जो कि बन गया A/√2। सिमिलरली जो A3 बनेगा वो A2 के अंदर है, तो वो A2/2 का √2 टाइम्स बनेगा A3 वाला साइड। और A2 कितना है? √2 इंटू 1/2, और A2 की जगह रख देंगे A/√2 जो हमने निकाला ऊपर ये वाला। अब √2 से √2 कट जाएगा, A3 जो बना वो A/2 बन गया। क्लियर है क्या यार? एक तरीके से होता क्या जा रहा है, 1/√2 टाइम्स होता जा रहा है। जो भी ये साइड थी इसका 1/√2 टाइम्स करा तो ये आया A2, देखो A का 1/√2 टाइम्स। अब जो ये वाली जो साइड थी A/√2, इसका 1/√2 करा तो A/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो A/2 ही तो बनेगा। यानी कि अगर मैं A4 लिखूंगा तो फिर A3/√2 बनेगा, जो कि A/2√2 बनेगा। A5 लिखूंगा तो वो A4/√2 बनेगा। इसको √2 से और डिवाइड करोगे तो नीचे √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, तो A/4 बन जाएगा, और ये चलता जाएगा ऐसे। लेकिन हमें तो एरिया निकालना है ना यार। एरिया A1 अगर लिखूंगा तो A² बन जाएगा, A2 लिखूंगा तो वो A2 का स्क्वायर बनेगा, और A2 कितना है बेटा? A2 है A/√2 का स्क्वायर, यानी कि A²/2। फिर जो थर्ड स्क्वायर उसका एरिया लिखूंगा तो ये लिखूंगा A3 का स्क्वायर, थर्ड की साइड का स्क्वायर। थर्ड की जो साइड है वो कितनी बेटा? A/2, A/2 का स्क्वायर यानी कि A/4। और अगर मैं A4 लिखूंगा तो A4 का स्क्वायर यानी कि A/2√2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा A²/4 टू जा 8। इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो जो A1, A2, A3, A4 इसका सीक्वेंस बन रहा है, वो एरिया का जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है, पहला तो A² था, फिर A²/2, फिर अगला बना A²/4, ये स्क्वायर आएगा, और फिर अगला बन जाएगा A²/8। इस तरीके से चल रहा है और ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। हमें तो टोटल एरिया निकालना है ना, टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस इनफाइनाइट। तो जो टोटल एरिया बनेगा बेटा वो बनेगा A² प्लस A²/2 प्लस A²/4 प्लस A²/8 प्लस, इसमें से मैं A² को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, और ये इनफाइनाइट सीरीज। इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालूंगा तो इसका पहला टर्म है 1 और इसका कॉमन रेशियो है हाफ। अरे है कि नहीं? हाफ से ही तो मल्टीप्लाई होते जा रही है। तो अब जो मैं लिखूंगा इस वाले सम का, इनफाइनाइट सीरीज का सम, तो A/1 - R फॉर्मूला लगा दूंगा, तो A बन जाएगा 1/1 - R बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 2। यानी कि जो एरिया बनेगा वो 2 टाइम्स A², टोटल एरिया 2 टाइम्स A² के बराबर होगा। बाहर वाले का A² है, अंदर वालों का सभी का मिला के A² बन रहा है, तो टोटल 2A² बन रहा है। क्लियर है क्या यार? आया ना मजा? मतलब कि जो तुम ज्योमेट्री में AP GP यूज कर सकते हो उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार बैक करके दोबारा समझ लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? ये साइड्स वगैरह कैसे निकाली हैं, फिर उसे एरिया का सीक्वेंस बनाया, वो सीक्वेंस GP बन रहा था तो GP का सम लगाया, और वो GP भी कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज बन रही थी, तो हमने कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज का A/1 - R फॉर्मूला लगा के इसका टोटल सम निकाला है। क्लियर है क्या यार? ठीक है, तो भाई अपना AP GP ख़त्म हुआ, और
वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये जो फ्री कोर्स चल रहा है, ये फ्री कोर्स दिसंबर 2026 के अंदर ही हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट 11th एंड कंप्लीट 12th दोनों का सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो 2026 में जेई देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर जेई के हिसाब से मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, है ना। नीट वालों के लिए मैं जब भी जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी, मैं पहले लिख दूंगा कि नीट वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक मैथ्स तो दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और प्रॉपर जी एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा तुम्हें। प्रॉपर अच्छी बुक्स, HCV, SBT, इरोडो, इन सब की होमवर्क दिया करूंगा कि जितना हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से इसमें से कहाँ तक के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन करे जा सकते हैं, उनको तुम्हें रिगरसली फॉलो करना है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी सीरियस होकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तुम्हें कंटेंट इस लेवल का मिलेगा कि तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। सही है क्या? ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना अपना टेलीग्राम, जहाँ पे क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं कि कब किसकी कौन से चैप्टर की कौन सी क्लास है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, @theFizicsMafia अपना इंस्टाग्राम पे हैंडल है। 10:30 पे शार्प मिलते हैं अपने डाउट किलर्स ग्रुप में, माफियाज डाउट किलर ग्रुप में 10:30 पे मिलते हैं। मैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा वहाँ पे, तुम्हारे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो हम कवर कर लेंगे, और उसके अलावा भी जो भी डाउट है वो। और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि 10:30 पे भाई डेली जो डाउट्स होते हैं वो ओपन होते हैं उस ग्रुप के लिए। या तो इस चैनल पे जा करके उस पर तुम्हें लिंक मिल जाएगी उस डाउट ग्रुप की, या फिर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे डायरेक्टली डाउट डिस्कस करते हैं, ऑडियो लाइव डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, मैं उनके सोल्यूशन भेज देता हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो वो डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और क्लासेस के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 10:30 पे मिलते हैं तुम्हारे फिजिक्स के डाउट्स को लेकर के, या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी डाउट हो सारे तुम वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो वही आज के लिए तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।